ओके, तो शुरू करते हैं पहली क्लास। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्यों कंपनीज को जरूरत पड़ती है स्टॉक मार्केट के अंदर आने की। तो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एबीसी नाम की कोई कंपनी है। एग्जांपल के लिए आप चाहे मेरी कंपनी का भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे मेरी कंपनी का नाम है कैपिटल ट्रेडिंग एकेडमी। अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन सपोज करो अभी 10 लाख रुपए है, मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाए हैं। तो अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी और ज्यादा कैपिटल की और ज्यादा पैसों की। कैपिटल से मेरा मतलब है पैसे, तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। चाहे मेरे को कोई दूसरा सेटअप लगाना हो या यहीं पर मेरे को कोई मशीनरी लेके आनी हो, कोई स्क्रीन बड़ी लेके आनी हो या कुछ भी हो एक्स वाई जेड। तो मैं क्या करूंगा, पैसा जुटाने के लिए मेरे पास तीन चार ऑप्शन होंगे। नंबर एक, या तो मेरे पास जो पैसा घर पे रखा हुआ है, जो मेरी सेविंग है, मैं उसको यहां लगा दूं। लेकिन उसमें एक रिस्क रहता है कि अगर मुझे कल को पैसे की जरूरत पड़ गई, किसी भी वजह से कोई बीमारी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी दुर्घटना हो गई कोई, उसके लिए जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, अगर मैंने अपनी ही कैपिटल लगाई तो जो भी मैं प्रॉफिट यहां से गेन करूंगा उसके ऊपर कंप्लीटली जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसको पूरा का पूरा टैक्स के लिए लाइबल होगा, पूरे पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स बचाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, वो खुद की कैपिटल ना लगा के दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं। वहां पर या तो वो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया तो यहां पर उनकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी किस चीज की, कि आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, या तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, वो कुछ पैसा बैंक से ले लेते हैं और कुछ पैसा आप कंपनी को क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देते हैं। कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन को शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 10 लाख रुपए है, मैं इसको शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं। इसका मैं 1,000 रुपए का एक शेयर बनाकर और 1,000 शेयर मैं इसके लॉन्च कर देता हूं बिकने के लिए। तो पहली बार जब मैं अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लेके आऊंगा पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक उसको खरीद सके, तो उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि पहली बार लोगों के लिए बाजार में उस चीज को लेके आना कि आप कोई भी इसको खरीद सकता है। एक तरह से ये समझो आप, लकी ड्रा होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, जिसका लग जाता है उसी को उस कंपनी के स्टॉक मिल जाते हैं। तो यहां पर जिस मैंने क्या किया, 1,000 रुपए का एक शेयर था, तो मैंने अपनी कंपनी के, ठीक है, 100 100 शेयर के बंडल बना दिए। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन होगी मेरी 1 लाख होगी। यानी कि 1 लाख रुपए के एक साथ आप शेयर खरीद पाओगे, उससे कम नहीं। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, मेरे पहले तो मेरी कंपनी के बारे में इंक्वायरी करेंगे, मेरी कंपनी कैसी है, क्या करती है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, बिल्कुल नहीं है, स्टार्टअप है, क्या कुछ है। फिर अगर ठीक लगता है तो लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब सब शेयर तो लिमिटेड है ना, मेरे पास कितने शेयर थे, तकरीबन 1,000 शेयर थे। तो मेरे शेयर लिमिटेड है, सबको तो मिलेंगे नहीं, कुछ ही लोगों को मिलेंगे। 100 ही लोगों को तकरीबन तकरीबन मिल पाएंगे। तो करो, 20 शेयर मैंने अपने पास रख लिए और बाकी के स्टॉक मार्केट में मैं लेके आ गया पब्लिक के लिए। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में जब उनको आईपीओ अलॉट हुआ, उनको शेयर मिल गए, तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, कि जैसे हमारे अभी हमारे शेयर की वैल्यू कितनी थी, 1,000, वो क्या करेंगे, 1,000 10 पे, 20 पे, 30 पे, कोई लेने वाला होगा उसको बेच के और निकल जाएंगे। यानी कि 20 30 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट कमा लिया। टोटल शेयर का बंडल कितने का था, 100 का, तो प्रॉफिट कितना आया, 2,000 लेके, और वो लोग निकल गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म बैठने वाले होते हैं, जिनको लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो यहां से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो शेयर रहते हैं लिमिटेड। जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा, जिसके पास शेयर है ऑलरेडी, जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तब तक कोई बाई नहीं कर सकता। और जो भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देगी या जिसके शेयर मार्केट में कम अवेलेबल होंगे बेचने के लिए, उसी का प्राइस बढ़ेगा। ये तो आप सबको पता है, अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो उसका प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, जो मैंने स्टॉक खरीदा 1,000 रुपए के भाव से, उसको मैं 1,020 पे, 30 पे, जितना मैक्सिमम हो सके, 1,040 पे, 1,050 पे, या 1,100 पे, 1,200 पे, 1,300 पे वहां जाके बेचूं। अब किसी भी स्टॉक का प्राइस एकदम से 1,000 से 2,000 तो होने वाला है नहीं, उसमें समय लगेगा। तो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जिसके पास भी वो स्टॉक अवेलेबल है, खरीद रखे हैं, वो कौन है, फिलहाल बायर। स्टॉक खरीदे आपने किसी से, 100 स्टॉक आपने खरीद लिए, और जब आप इसको बेचने जाओ आप बन जाओगे सेलर, और आपको जरूरत होगी एक दूसरे बायर की। बायर और सेलर के बगैर मार्केट अधूरी है, तो दोनों का होना मार्केट में जरूरी है, और ये हर बिजनेस के लिए जरूरी है। एग्जांपल के लिए, आप कोई शॉप ही खोलते हो, आप दिल्ली से माल ले आए, आपको तो चलो सेलर मिल गया, आप दिल्ली से जाके माल ले आए, आपने माल भर भी लिया, सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आपके पास बायर नहीं आएगा तब तक आपको फायदा नहीं हो सकता।
आपका फायदा कब है? आपने दिल्ली से रेट में माल उठाया और यहां लाकर महंगे रेट में बेच दिया। इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करती है, सस्ता खरीदो महंगा बेच दो। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग करना। जब हम किसी चीज को पहले बाई करते हैं और फिर प्राइस बढ़ने पर उसको सेल करते हैं, तो इसको मैं बोलता हूं लॉन्ग। ये स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज है, लॉन्ग करना। स्टॉक मार्केट में आप दोनों ही तरीके से पैसा कमाते हो, जब मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट नीचे गिरती है। जब मार्केट ऊपर जाने का व्यू होता है तो मैं क्या करता हूं, यहां खरीदूंगा, यहां पर मैं बाई करूंगा और ऊपर जाने पर कहीं पर भी सेल कर दूंगा। ये लॉन्ग पोजीशन होगी आपकी। दूसरा होता है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर क्या होता है, आप बगैर खरीदे किसी चीज को बेच देते हो। पहले आप सेल कर दोगे और जब प्राइस नीचे गिर जाएगा तो वहां पर आप जाके बाई कर लोगे। कैसे? कोई 100 रुपए की चीज है, ऊपर गई 120 पे, यहां पर आपने बाई किया और ऊपर जाने पे सेल कर दिया, तो आपका नेट प्रॉफिट 20 रुपए मल्टीप्लाइड बाई जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास। अगर आपने 100 स्टॉक खरीदे थे, आप 200 स्टॉक खरीदे थे, तो आपका प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपए। जब आप शॉर्ट की बात करोगे, 100 रुपए वाली चीज को आप यहां पर क्या करोगे, सेल। प्राइस नीचे गिरेगा, 80 रुपीज पे जाकर आप उसको वापस बाई कर लोगे। 80 पे, 70 पे, 60, जितना नीचे जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। 20 रुपए नीचे गया, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाइड बाई जितने भी आपके पास स्टॉक है, तो यहां पर भी आपका 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो दो कंडीशन होगी स्टॉक मार्केट के अंदर, एक बाय शॉर्ट सेल, लॉन्ग और शॉर्ट सेल। ये ठीक उसी तरीके से जैसे दो लोग आपस में शर्त लगा लेते हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी या हुड्डा की सरकार आएगी। जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन जिसके फेवर में बात गई ठीक है, जिसके अपोजिट में चलेगी उसको नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट को इसीलिए जीरो सम गेम कहा जाता है, जीरो सम गेम, क्योंकि यहां पर एक की हार है दूसरे की जीत है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। क्लियर? चलो, तो स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करने से पहले तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, और हमें प्रॉफिट तब होगा जब हमें सस्ता प्राइस मिले और हम महंगा बेच पाए, या फिर हमने महंगा बेचा और हम सस्ता खरीद पाए। शॉर्ट सेल का मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे देता हूं। एग्जांपल के लिए, जनरली जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो क्या करते हैं, एक तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, उसके पास पैसा है, उसने क्या किया, बाई किया एक जमीन को, और उसने सपोज करो बाई किया 10,000 रुपए गज के भाव से, और 1 महीना, 2 महीने, एक हफ्ता, 1 घंटा, हो सकता है 1 घंटे में भी ज्यादा ऊपर का कस्टमर मिल जाए उसको, उसने उसको 12,000, 13,000 रुपए गज के भाव से सेल कर दिया। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग पोजीशन हो गई। दूसरा बंदा कौन होता है, वो होता है शॉर्ट सेलर। उसके पास एक पार्टी आई जिसको प्लॉट चाहिए था, तो यहां पर वो क्या करेगा, पार्टी से एडवांस में पैसे पकड़ लेगा। प्लॉट उसके पास है नहीं, उसने एडवांस में पार्टी से पैसे पकड़ लिए। 100 गज का प्लॉट था समझो, तो कितने का हो गया, 10 लाख रुपए का। उसने यहाँ पर 10 लाख रुपए पकड़ लिए और अब वो बाजार में निकल गया प्लॉट ढूंढने। अब उसने जो 10,000 रुपए गज के भाव से पार्टी को सेल किया है प्लॉट, अगर उसको 10,000 रुपए गज से सस्ता मिलेगा तो ही तो उसका प्रॉफिट होगा। अब उसने पैसे पकड़ रखे हैं, अगर उसको सस्ता ना मिला तो बाजार में 10,500 से नीचे, 10,000, सॉरी 11,000 से नीचे कोई प्लॉट होगा ही नहीं, तो उसको लॉस होगा। तो शॉर्ट सेलर के केस में ये कंडीशन होती है, एडवांस में हम चीज को, किसी चीज को सेल कर देते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में देना पड़ता है पैसा लेने की बजाय। तो हम क्या करते हैं, फिर सस्ती चीज खरीद के उसको वापस करने की कोशिश करते हैं। देखो आपने शॉर्ट सेल कर दिया, उससे पेमेंट ले ली, लेकिन अब उसको चीज तो नहीं दी ना, तो आपकी पोजीशन अभी यहाँ पर क्या है, खुली हुई है, तो उसको क्लोज करना जरूरी ना। क्लोज कब होगी, जब हम प्लॉट खरीद के, चाहे सस्ता खरीदे चाहे महंगा खरीदे, वापस तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग के केस में आपने किसी चीज को 100 रुपए में शॉर्ट सेल कर दिया। अब भाई साहब जब आप उसको सस्ता खरीदने चले थे ना, अब प्राइस चला गया 110 रुपए, तो 110 रुपए का आपको नुकसान भी तो है। नीचे जाता तो आपको प्रॉफिट, ऊपर जाता तो नुकसान। लॉन्ग के केस में क्या है, 100 रुपए की चीज को आपने बाई किया, 110 की होगी, 120 की होगी तो आपको प्रॉफिट, और नीचे चलेगी 80 की तो लॉस। जैसे जो बायर, प्लॉट का बायर था, लोन करने वाला, उसने प्लॉट को खरीदा। अब प्लॉट उसने खरीद तो लिया, किसी ने उसको महंगा चिपका दिया, वो रेट था ही नहीं, या रेट गिर गया, अचानक मार्केट में मंदी आ गई, तो उसको लॉस होगा। लेकिन यहां पर फायदा क्या होगा कि जो बायर है, जो बाई करने वाला है, लॉन्ग करने वाला है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, उसने खरीद लिया ना, तो वो आराम से बैठेगा। मार्केट में मंदी आ गई, जमीन के भाव सस्ते हो गया, रुक गई एकदम से प्रॉपर्टी की कीमतें, तो उसको कोई लॉस नहीं होने वाला, उसने पेमेंट कर दी है। 2 महीने प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती हैं। इंसान के बारे में नहीं कहते हैं, इंसान होता है स्टॉक मार्केट, जाना ऊपर ही होता है, लेकिन कई बार टाइम लग जाता है। तो ये सेफ गेम होता है, यहाँ पर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। 1 महीने में, 2 महीने में भाव ऊपर चले जाएंगे जो आपने खरीदा था। ऐसा कभी हुआ है किसी ने कितनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ दिन के लिए रुक सकती है लेकिन फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो लोन के केस में आपको ये बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है
लेकिन जब बात आती है शॉर्ट के केस में, जब शॉर्ट के केस में आपने एडवांस सेलिंग की है, तो जिस बंदे ने आपको पैसा दिया हो, क्या वो आपको समय देगा कि भैया 1 साल के बाद आप मेरे को प्लॉट खरीद के वापस कर देना? नहीं देगा। उसको इंस्टेंट चाहिए, 1-2 दिन के अंदर चाहिए, 10 दिन के अंदर चाहिए। पहली बात तो 1-2 दिन के अंदर ही वो देगा ही आपको, तब क्योंकि अगले ने पैसे दे दिए तो चीज तो मांगेगा ना। तो यहां पर शॉर्ट सेलर के पास टाइम नहीं होता, इसीलिए इसकी पोजीशन को इंट्राडे यानी कि एक दिन में ही क्लियर करना पड़ता है। अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर लॉन्ग किया तो आराम से बैठो, महीना 2 महीना 10 महीने 100 साल 1000 साल, जब तक मार्केट है, जब तक वो स्टॉक मार्केट में है। लेकिन शॉर्ट के केस में आपको केवल इंट्राडे मिलेगा। अगर आपने शॉर्ट सेल किया 3:10 पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, या तो अपने आप काट दो उससे पहले, प्रॉफिट ले लिया तो ले लिया, नहीं तो 3:10 पे तो पोजीशन कटेगी ही कटेगी। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। तो स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करने से पहले इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया कैसे काम करता है। हम कुछ जरूरी वर्ड्स के बारे में डिस्कशन यहां पर करते हैं जो बहुत जरूरी है, जो हम स्टडी के दौरान भी यूज करेंगे और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो भी, या फिर हम आपको ग्रुप में कोई भी चीज बताएंगे, कोई एडवाइस भी देंगे, किसी स्टॉक के बारे में बताएंगे, तो वहां पर फिर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो यहाँ पर स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टॉक का मतलब होता है हिस्सेदारी, और ये एक्चुअल में होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ कहने में है, कागजों में है। अगर आपने मारुति कंपनी के स्टॉक बाई कर लिए तो एक्चुअल में आप वहां पर उसके पार्टनर हो लीगली, वो अलग बात है। आपके पास शेयर बहुत थोड़ा है तो आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ वाइन शॉप्स होती हैं, एक एक वाइन शॉप में 100-100 लोगों की हिस्सेदारी होती है, लेकिन मेन ठेकेदार कौन होते हैं? 4-5 ही होते हैं। वो तो आपस में हिसाब किताब भी पूछेंगे, बताओ भाई कितनी सेल हुई, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। लेकिन जो छोटे बेचारे 20-20 30-30 50 हजार देके तो ठेकेदार बन गए, उनकी इतनी औकात थोड़ी ना कि वो वहां पर जाकर उससे पूछेंगे आपकी बार लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। तो हम उसी कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास क्वांटिटी छोटी होती है तो हमारा कोई इंटरफेयर नहीं रहता। अदरवाइज आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स हो, 5% 10%, तो आप लीगली जो कंपनी की कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर हिस्सा भी ले सकते हो, अपने रिव्यूज भी दे सकते हो, उनको बता भी सकते हो कि आपने ये स्टेप गलत लिया ठीक लिया। उनकी कॉन कॉल में हिस्सा ले सकते हो। कौन क्या होती है? कॉन्फ्रेंस कॉल, वो क्वार्टरली ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। हाँ, आप सुन जरूर सकते हो। अगर आपको पार्टनर हो मारुति के, शेयर आपके पास है चाहे कितने भी हैं, तो क्वार्टरली उनकी कॉन कॉल होती है, एक नंबर होता है, उस पर कॉल करके आप सुन सकते हो। लेकिन वो हमारे काम की चीज नहीं है, हमें नहीं सुनना, ना ही हमें कुछ समझ आएगा। बायर मैंने आपको बता दिया जो खरीदता है, सेलर सेलर आपको समझा दिया, बेचने वाला जो बेच रहा है। देखो, बायर ही सेलर बनता है और सेलर ही बायर बनता है। आपने दिल्ली से माल खरीदा, आप बायर थे। जब आप वो अपनी दुकान पे लाके उसको सेल करोगे तो आप सेलर हो जाओगे, राइट? बाइंग सेलिंग आपको बता ही दिया। कैपिटल किसको कहते हैं? कैपिटल कहते हैं जो भी पैसा आप किसी बिजनेस के अंदर लगाते हो वो कैपिटल होता है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे यहाँ पर 10 लाख रुपए लगे तो वो मेरी कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल, या मार्केट कैप बोल सकते हैं। मार्केट कैप होता है शेयर्स के नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स गुना मल्टीप्लाइड बाई प्राइस, प्राइस ऑफ शेयर। मेरी कंपनी के 100 शेयर थे, एक शेयर का प्राइस 1000 था, तो यहां पर क्या हो गया, सॉरी 1000 शेयर थे, कंपनी की मार्केट कैप कितनी होगी? 10 लाख रुपए की। बात वही होती है। बिड और आस्क, दो यहां पर टर्म आएंगी, एक होता है बिड और एक होता है आस्क। जब भी आप कहीं पर कोई चीज लेने जाते हो किसी दुकान पे, या कोई आपसे लेने आता है, अगर आप दुकानदार हो, तो दुकानदार जिस चीज की डिमांड करता है वो होता है आस्क, पूछना कि भाई इतने में लोगे। और बिड, बिड लगाता है कस्टमर जिसको माल खरीदना है। आप कहते हो कि जी मैं देता हूं कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का, ये आपकी आस्क हो गई। और खरीदने वाला क्या कह रहा है कि भाई मैं तो इस चीज को 180 रुपए में दूंगा, वो होगी बिड। तो हर एक धंधे में, स्टॉक मार्केट में भी ये चीज चलती है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदने जाते हो, आप परचेज करोगे, तो वहां पर आपको दो प्राइस दिखेंगे, एक होता है बिड और एक होता है एएसके। आपको हमेशा मिलेगा एएसके पे, और जब आप बेचने जाओगे तो बिकेगा बिड पे। ये अगर 100 रुपए एग्जाम्पल के लिए, तो ये यहाँ पर 102 रुपए हुआ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। दोनों की बार्गेनिंग चलती रहती है। अब यहां पर ना तो एक बायर है और ना एक ही सेलर है, बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर हैं। तो आप तो चलो ठीक है, अपनी चीज के 102 रुपए मांग रहे हो, लेकिन कोई हो सकता है बीच में आ जाए कि भाई मैं तो 101 रुपए में दे दूंगा। तो तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा। भाई डील तभी फाइनल होती है ना। आप चाहे जमीन लेने जाओ, गाड़ी लेने जाओ, सामने वाला कुछ प्राइस बोलता है, आप कुछ, दोनों की बार्गेनिंग चलती है। या फिर एग्जांपल के लिए हम एक होलसेल मार्केट में चले जाते हैं मोबाइल फोन की, वहां पर आपको फोन खरीदना, आप कह रहे हो जी मैं तो 10,000 9,800 रुपए दूंगा, दुकानदार कह रहा है नहीं 10,000 रुपए। अचानक साइड वाली दुकान से आवाज आ जाती है, भाई साहब मेरे से ले जाओ 9800 से। वो वहां जाके लोग आपकी उसकी जो बिड थी, वो प्राइस था वो मैच कर गया, और
डील एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पर बार्गेनिंग चलती रहती है, जब तक दोनों का प्राइस मैच नहीं करता तब तक सौदा एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये प्राइस तो चलता रहता है, बिड और आस्क वाला। इसके अलावा एक चीज आपको और दिखाई देती है स्क्रीन पे, वो होती है सीएमपी या एलटीपी जिसको बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसपे लास्ट सौदा हुआ है। ये तो डिमांड कर रहे हैं। अब भाई मेरे पास एक प्लॉट है, मैं कह रहा हूँ जी 20,000 रुपए गज बेचूंगा, दूसरा कह रहा है जी मैं तो 8,000 रुपये लूंगा। होता रहे, मैं कुछ भी मानता रहूं, कुछ भी कहता रहूं, लेकिन हिसाब किताब कहां से लगाया जाता है? जो लास्ट प्लॉट बिका था उसी को कहते हैं ना भाई, साइड वाला भी बिका है 10,000 रुपए गज, आप 20,000 कैसे मांग रहे हो? ठीक है, तो वही चीज है ना जो एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो आखिरी बार चीज बिकी थी जिस प्राइस। देखो ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, वो हीरो के बंगले की बोली लगती थी तो लोग कहते थे 1,02,000, 1,10,000, 1,20,000। वही है ये बिड और आस्क, बोली लगना। मंडी में भी बिड लगती है, सुगाड़ती बोलता है इतने का, ये इस गेहूं का रेट ये है, सब्जी का रेट ये है, पालक ये भाव है। तो हर चीज की बिड लगती है हर जगह। तो आपको मंजूर है तो डील डन, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है चलन, किसी भी चीज का एक चलन आता है। जैसे कपड़ों का चलन आ जाता है, कभी लोग जो जीन्स है टाइट पहनने लगते हैं, कभी लूज, कभी स्ट्रेट, कभी पैरेलल, तो वो क्या है? चलन है, ट्रेंड है। तो जो ट्रेंड के साथ चलेगा उसको मॉडर्न कहा जाएगा, ठीक है, फैशनेबल कहा जाएगा, और दूसरों को क्या कहा जाएगा? पिछड़ा हुआ। लेकिन दोनों ही तरीके के लोग मौजूद होते हैं दुनिया में, कुछ ट्रेंड के साथ भी चलते हैं और कुछ ट्रेंड से अलग भी चलते हैं। हम गलत तो किसी को नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप यहाँ पर जैसे आजकल जो जीन्स वगैरह चल रही है खुली हुई, बैगी जिसको बोलते हैं, या फिर स्ट्रेट बोलते हैं आजकल मेरे ख्याल से, थोड़ी खुली हुई, अगर आप गाँव में उसको पहन के जाओगे तो गाँव वाले हो सकते हैं भी, ये क्या पहन के आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके के लोग मार्केट में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और जो ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। आपको चलना ट्रेंड के साथ। मार्केट में पहचानो ट्रेंड कैसा चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ऊपर जा रही है तो उसके हिसाब से चलो, नीचे जा रही है तो उसके हिसाब से। ऊपर जा रही है तो हम बाई करेंगे, ऊपर रेट बढ़ने पे सेल कर देंगे, और अगर नीचे जा रही है तो हम पहले शॉर्ट सेल करेंगे, और नीचे आएगी तो फिर बाई करेंगे। ओके, ये होता है ट्रेंड। पहचानना कैसे है वो आगे का टॉपिक रहेगा। अब ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर चलती है, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, ये आप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, मार्केट जब गिरती है तो ऐसे गिरती है। देखो मार्केट ना तो कभी भी सीधे भागेगी, मार्केट कभी ऐसे नहीं जाएगी एकदम से ऊपर, एकदम से ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे करेक्शन। करेक्शन क्या होता है? सुधार। हम जैसे खेतों में जाते हैं आमतौर पर, तो ठीक है, बाइक स्कूटर वगैरह सब कुछ है, पहले लोग सिर पे ले जाते थे ना चारा वगैरह, तो रास्ते में रोक के हम रेस्ट भी तो करते थे। ऐसे थोड़ी कंटिन्यू चलते रहते थे, कहीं ना कहीं जरूर रुक जाते थे पानी पीने के लिए, या 10 मिनट छांव में खड़े हो गए। तो कोई कोई ये ऐसा होगा जो खींच के एकदम से ले आया, चलो घर पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये वही चीज है, एक तरह का रेस्ट बोल लो आप, या करेक्शन बोल लो, थोड़ी सी देर बोझा हल्का करते हैं। या फिर आप ये समझ सकते हो, अगर किसी ने इस जगह पर बाई किया था, कोई 100 रुपए की चीज बाई करी, अब वो 150 रुपए की हो गई, तो भाई वो उसको बेचेगा भी तो, कब तक लेके रखेगा? 1 साल, 2 साल, 1 घंटा, 10 दिन, कभी तो बेचेगा ना। तो जब वो बेचता है तो ये वही चीज है, जब वो बेचेगा तो यहाँ पर करेक्शन आएगा, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। ओके, इसको हम ये नहीं बोलेंगे ट्रेंड इसका डाउन है, ये मार्केट के अंदर करेक्शन है। ये फिर क्या करेगा? फिर ये और ऊपर चला जाएगा, और फिर दोबारा से नीचे आएगा करेक्शन, फिर और ऊपर चला जाएगा, फिर करेक्शन आ जाएगा, फिर हो सकता है और ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है। जब मार्केट गिरता है तो गिरता भी ऐसे, पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, नीचे। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस जरूर है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा स्लो जाता है, थोड़ा स्लो, ऐसे ऐसे ही जाएगा। और जब गिरता है तो थोड़े, कई बार बड़े बड़े स्टेप भी ले लेता है, बहुत फास्ट गिरावट आ जाती है। ये होता है मार्केट के अंदर। प्रॉफिट के चांसेस मेरे हिसाब से सेलिंग की तरफ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई बुरी खबर आती है, चाहे कोई विश्व युद्ध हो गया, किन दो देशों का आपस में टकराव हो गया, या कोरोना आ गया, कुछ भी आ गया, तो मार्केट गिरेगा पक्का। एकदम से बहुत ज्यादा गिर सकता है, 10, 15, 20% तक गिर सकता है। लेकिन कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, एकदम से कभी नहीं भागेगा, गिरेगा पक्का, भागेगा नहीं। तो अगर हम सेलिंग की तरफ ज्यादा रुझान रखेंगे तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है रात को, कि भैया आप चले गए दुकानदारी बंद करके, शाम को पता लगा इजराइल ने वहां अटैक कर दिया, ठीक है, युद्ध शुरू हो गया, और भाई साहब सुबह पता नहीं मार्केट का क्या हाल मिलेगा, क्योंकि हम तो सेलिंग में बैठे हैं। भागने से तो नहीं, गिरेगी पक्का। तो चलो वो आगे का डिस्कशन रहेगा, उसको आगे देखेंगे। अब दो ट्रेंड मैंने आपको बता दी, अप ट्रेंड ये और डाउन ट्रेंड ये।
इसके अलावा एक ट्रेंड और भी होता है साइडवेज। साइडवेज क्या होता है, मार्केट ना बहुत ज्यादा ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, एक रेंज बाउंड होके रह जाती है। जैसे हम सीडी को टेढ़ा करके रख देते हैं, रेंज बाउंड जब हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे साइडवेज या कंसोलिडेशन, दोनों भी इसको बोल सकते हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको मारुति के केस में दिखाया था, दोबारा दिखाता हूं। ये जो मैंने मार्किंग करी है यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर मारुति क्या है, साइडवेज थी कब से कब तक, 5 अगस्त 2024 से लेकर, और यहां पर तोड़ा उसने जो 20 सितंबर, एक डेढ़ महीने के आसपास मारुति यहाँ पर साइडवेज रहा, एक जोन के अंदर बाउंड, ऊपर जाता नीचे आ जाता, नीचे जाता ऊपर, ऐसे ही चलता रहता। तो ये 3-4 स्टेज होती हैं मार्केट की। जैसे अप ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, अप ट्रेंड आप देखो, ये क्या है, अप ट्रेंड है। ये क्या है, फिर से यहाँ पर साइडवेज जोन है, ये वाला मैं दिखाता हूँ अभी। ये वाला जो जोन है, ये यहाँ तक साइडवेज जोन, फिर मार्केट साइड 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 चलती रहती है। आगे देखेंगे, डाउन ट्रेंड की बात करूं तो मैं इसको डाउन ट्रेंड बोल सकता हूं, जब मार्केट नीचे गिरी थी। इसको मैं डाउन ट्रेंड बोल सकता हूं, मार्केट नीचे गिरी थी। इसको मैं डाउन ट्रेंड बोल सकता हूं, और अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही हो। तो 3 ही ट्रेंड आपको मार्केट में मिलेंगे, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइड वेज। तीनों को पहचानना सीखे तो आधा काम हो गया। शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग और शॉर्ट सेलिंग ये वही है। ऑर्डर प्लेसमेंट, मार्केट के अंदर किसी एबीसी कंपनी का स्टॉक है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, 100 रुपए। आप चाहते हो भाई साहब मैं तो जब 90 पे रेट आ जाए तो मैं यहां पर खरीद लूं। आपने क्या किया, ऑर्डर डाल के छोड़ दिया, बाई, प्राइस भर दिया 90 रुपीज। जब तक वो 90 रुपीज पे नहीं आएगा तब तक वो बाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही 90 पे आएगा ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया आपने, ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अभी ऑर्डर लगा नहीं है, आपको चीज मिली नहीं है, आपने खाली ऑर्डर प्लेस किया है। एक तरह से जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पर कार्ट में ऐड कर देते हो, अभी तक खरीदी नहीं है आपने, कार्ट में ऐड की है। आगे चलते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर कब होगा मैंने आपको बताया, बिड और आस्क चलता रहता है। कोई 100 रुपए पे दे रहा है, कोई 102 रुपए पे दे रहा है, आप मांग रहे हो 90 पे। जब तक कोई 90 पड़ा नहीं आएगा, बेचने वाला 90 पे, या तो आप अपना रेट बढ़ाओ या ये अपना रेट घटाएं, या कोई नया बंदा आ जाए, तो क्या होगा, ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा प्राइस मैच होते ही। तो जब भी आप खरीदते हो तो वहां पर लिखा आता है ऑर्डर पेंडिंग है, पेंडिंग का मतलब प्लेसमेंट, प्लेस कर दिया आपने। एग्जीक्यूशन का मतलब एग्जीक्यूट कर दिया। स्टॉप लॉस, आपने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, आपने कर दिया लॉन्ग। आपका विचार था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाना बंद हो गया, नीचे चलना स्टार्ट हो गया। आपके खरीदते ही वो पहले 98 आया, 97 आया, 95 आया, 90 आया, 80 आ गया। अब कोई व्यक्ति कब तक देख सकता है नुकसान होते होते। जैसे अगर कोई आपको पिंच करने लगता है, या फिर हम जोर आजमाइश नहीं करते, पंजा लड़ाते हैं, तो एक पॉइंट होता है, वहां तक आके फिर बंदा बोलता है बस बस बस, नो। जैसे कुश्ती होती है, अपने रेसलिंग में भी होता है, वो 3 बार जमीन पे हाथ मारता है, वो क्या, स्टॉप लॉस, कि भाई इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक पॉइंट जहां पर भी आपको स्टेबल लगता है, वो भी हम सिखाएंगे आगे, वहां पर जाकर आप कहोगे नहीं भाई नहीं, बहुत हो गया, 10 रुपए का लॉस हो चुका है, अब नहीं। तो आप क्या करोगे, उसको पोजीशन को भी काट दोगे, स्क्वेयर ऑफ कर दोगे। खरीदा है तो बेच दोगे, बेचा है तो खरीद लो। ओके, पोजीशन स्क्वेयर ऑफ, ये होता है आपका स्टॉप लॉस, कि नुकसान को रोक देना, कि भाई इससे आगे नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक तो स्टॉप लॉस क्या है, आपने क्या किया, 100 रुपए पे चीज खरीदी, और आपने माइंड में सेट कर लिया भाई 90 पे आएगी तो मैं काट के निकल जाऊंगा और नुकसान ले लूंगा 10 रुपए का, ये तो हो गया स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, आपने ये तो भरा ही भरा, आपने यहाँ पर भर दिया 95 रुपए, भाई 100 रुपए में चीज खरीदी, 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, पहले ही लगा सकते हो आप, ये ऑर्डर डालते टाइम आपने 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, भाई 95 आएगा तो कट जाएगा। तो ये तो अभी तक तो नॉर्मल स्टॉप लॉस था। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, 105 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए, 120 रुपए ऊपर की तरफ, तो अब क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस तो नॉर्मल तो यहां था, या तो आपको मैन्युअली बुक करना पड़ेगा 105 पे, 110 पे, 120 पे, उसको काट के अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कैसे बैठोगे नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा के, और सोचोगे कि भाई अगर 95 है तो कट जाए, नहीं तो मैं बैठा हूं, वो ऊपर गया 120 तक और नीचे गया, वो 95 पे आप कट गया, आपको प्रॉफिट तो हुआ था, लेकिन आपने बुक नहीं किया, वो लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया, 5 रुपए का नुकसान हो गया। इस चीज से बचने के लिए हम लगाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछा करना, जहां जहां आगे आगे प्रॉफिट चलेगा, पीछे पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलेगा। जैसे 100 रुपए पे आपने बाई किया, 95 रुपए पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, जैसे ही प्राइस 110 रुपए गया,
तो अब ये अगर 5 रुपए, क्योंकि डिफरेंस दोनों के बीच का क्या था, 5 रुपए, अगर 110 से 5 रुपए नीचे आया ना 105 पे, तो आपकी पोजीशन कट जाएगी, यानी कि 5 रुपए आपको फिर भी प्रॉफिट रहेगा। अगर प्राइस पहुंची 120 पे और नीचे आया 5.115 पे, आके कट जाएगा, तो 15 रुपए का आपको फिर भी प्रॉफिट आ जाएगा। अगर प्राइस चला गया 150 रुपए, 145 आता ही अपने आप कट जाएगा। ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आप ऑर्डर डालते समय पहले ही लगा सकते हो, तो ये आपको नुकसान से बचाता है और प्रॉफिट भी आपको दिलाते, थोड़ा दिलाएगा लेकिन दिलाएगा। वो तो 2 4 5 पॉइंट का नुकसान होना है। टारगेट, टारगेट जैसे कि आपको दिख ही रहा है, टारगेट होता है आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो। जो ये आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था, आप क्या चाहते हो, 110 तक जाए, 120 तक जाए, आपकी सोच क्या है, कहां जाके मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, वो आपका टारगेट कहलाता है। और प्रॉफिट, फायदा, जितना फायदा आप कमाते हो, 100 पे खरीदा, 110 पे बेच दिया, 10 रुपए का प्रॉफिट आया। जितने स्टॉक थे आपके पास, 10 स्टॉक थे तो 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 स्टॉक थे 1000 का प्रॉफिट, 1000 स्टॉक थे तो 10,000 का। कॉस्ट टू कॉस्ट, जिस प्राइस पर लिया था उसके आसपास का प्राइस। आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी, प्राइस ऊपर तो गया, अब आपने स्टॉप लॉस वगैरह कुछ लगाया नहीं, ना ट्रेलिंग ना कुछ, और प्राइस वापस नीचे आने लगा, आपको आभास हो गया कि भाई ये तो नीचे ही जाएगा, तो जितने पे लिया था उतने पे ही स्क्वायर ऑफ बेच दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट, एक आध रुपए ऊपर नीचे, यानी कि ना बहुत बड़ा लॉस लिया ना बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया। कॉल को अभी छोड़ देते हैं, कॉल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी, कॉल हमारा बाद का टॉपिक है। वैसे थोड़ा सा व्यू बता देता हूं। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदते हैं, और जब लगता है मार्केट नीचे गिरेगा तो हम पुट खरीदते हैं। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, कॉल भी बढ़ेगा, और मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बस अभी के लिए इतना बता रहा हूँ, आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। कॉल राइटर, पुट राइटर, ये दो वर्ड ये भी आगे के लिए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो कॉल को बेच रहा है, मैंने आपको बताया ना दोनों जरूरी है, बायर और सेलर। अगर आपको कॉल खरीदनी है मार्केट में, आपने कॉल लिया या कोई स्टॉक लिया, तो वहां पर सेलर का जरूरी था ना होना, तो यहां पर उसको हम कॉल राइटर बोलते हैं। कॉल जो सेल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉल राइटर। जो पुट को सेल कर रहा है, जिसे आपने खरीदी, देखो एक तो आपने खरीदी, आप खरीद कर प्रॉफिट कमा के इसको बेचोगे, तो आप नहीं बनोगे कॉल राइटर या पुट राइटर, आप तो बायर और सेलर ही रहोगे। कॉल राइटर वो है जिससे फर्स्ट टाइम आपने खरीदी कॉल, पुट राइटर वो है जिससे आपने पुट खरीदी है। ये डिटेल में थोड़ा सा टॉपिक आगे चलेंगे। ओपन क्या मतलब है, खुलना। अगर मैं 9 बजे ऑफिस खोल देता हूँ सुबह, तो मेरा ओपनिंग टाइम क्या होगा, 9 बजे। और मेरा क्लोजिंग टाइम जितने जितने बजे मैं बंद करता हूँ, 5 बजे मैं बंद करता हूँ, ये मेरा क्लोजिंग टाइम हो गया। हाई और लो, कभी कभार मैं जल्दी आ गया 8:30 बजे, तो मेरा लोएस्ट टाइमिंग क्या होगा, 8:30 के भाई, इससे तो पहले नहीं आ सकता। और मेरा हाईएस्ट टाइम, कई बार मैं 6 बजे तक बैठ जाता हूँ, मेरा हाईएस्ट टाइम हो गया। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी 4 पॉइंट होते हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। सुबह सुबह जब मार्केट खुली, कोई स्टॉक किस प्राइस पर बिकना शुरू हुआ, 100 रुपए क्या होगा उसका ओपनिंग पॉइंट हो गया। अगर उसका प्राइस बढ़ता है ऊपर की तरफ, मान लो 100 से 110, 120, 130, 140 तक वो बिका, ये ओपनिंग पॉइंट और ये क्लोजिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया उसका हाईएस्ट पॉइंट। हाई भी तो इतना ही रहा ना, हाई भी यही हो गया, लोएस्ट भी प्राइस 100 से नीचे प्राइस गया ही। दूसरी तरफ वही स्टॉक अगर सुबह खुला 100 रुपए पे, और खुलते ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, कम रेट पे बिकना स्टार्ट हो गया, 98 पे, 97 पे, 96 पे, 95 पे, तो कैंडल बनेगी रेड कलर की नीचे की तरफ। अब ओपन ये हो गया आपका, 100 रुपए हो गया ओपन। क्लोज जहां पर लास्ट सेल हुई, सपोज करो 40 रुपए पे हुई, तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट यही रहेगा जो ओपन था, और क्लोजिंग पॉइंट क्या, सॉरी लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, जो क्लोजिंग पॉइंट था, ये इसका लोएस्ट पॉइंट। और बाकी का इससे ज्यादा डिटेल आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ओपन जहां खुलता है, क्लोज जहां बंद होता है, और हाई और लो जितने ऊंचे तक प्राइस गया और जितने नीचे तक प्राइस गया। सिंपल। अब ये देखेंगे कब, ये सुबह सुबह देखेंगे या 1 घंटे में देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो वो डिपेंड करता है हम जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब टाइम फ्रेम से मतलब क्या है, आपको पता है स्टॉक का हम देखते हैं चार्ट, और चार्ट के ऊपर होती है बहुत सारी रंग बिरंगी कैंडल्स। ये रही, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये जी मारुति का स्टॉक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ग्रीन कलर की, रेड कलर की कुछ सिंबल्स बने हुए, इन्हीं को हम कैंडल्स बोलते हैं, पूरे को कहेंगे हम चार्ट। तो ये आपको क्या बताती है कि आज सुबह सुबह जो भी डेट थी, यहां पर फरवरी का दिखा हुई है, यहां पर किसी स्टॉक का प्राइस खुला कितने पे, लगभग 9,500 के आसपास, 9100 के आसपास, और वहां से कंटिन्यू प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, एक रेड कलर की कैंडल बनी, ओपनिंग पॉइंट ये, क्लोजिंग पॉइंट ये,
और हाईएस्ट पॉइंट भी यही रहेगा ओपन वाला, और लोएस्ट भी यही रहेगा। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे देखने का मतलब है, ये मैं देख रहा हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे का टाइम फ्रेम से मतलब है कि ये एक एक डॉट, ये जो निशान दिख रहा है, कैंडल दिख रही है, ये एक दिन की एक कैंडल। तो इससे हमें पता लगेगा, जैसे मैं पर्टिकुलर यहां पर बात करूं, माउस यहां पर बात करूं, तो देखो नीचे इस एरिया में देखोगे आप, यहां पर डेट आ गई 15 अक्टूबर, 15 नवंबर 2021। ये कैंडल 15 नवंबर 2021 की, तो यहां पर मेरे को साफ तौर पे दिख रहा है कि 15 नवंबर 2021, 16 नवंबर 2021 को प्राइस ऊपर की तरफ गया था मारुति का। अगले दिन भी क्या हुआ, 17 को कंटिन्यू ऊपर, उससे अगले दिन 18 को प्राइस नीचे, 19 को नीचे 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 नीचे। तो इससे हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर जो भी टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, हम कौन कौन सा देखते हैं, हम 1 मिनट की भी एक कैंडल देख सकते हैं, 5 मिनट की देख सकते हैं, 3 मिनट की एक कैंडल देख सकते हैं, 1 घंटे की देख सकते हैं, 30 मिनट की देख सकते हैं, 75 मिनट की देख सकते हैं, एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की, एक साल की भी कैंडल हम देख सकते हैं। जैसे अभी आपको वन डे में बहुत सारी कैंडल्स नजर आ रही है ना, और चार्ट हमें 2021 तक का दिख रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूं वीकली, 1 वीक, 1 वीक, ये आ गया, तो यहां पर देखो कैंडल्स कम हो गई। ये एक हफ्ते की एक कैंडल है, 11 अप्रैल से लेकर, और 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक की, 16 अप्रैल तक की एक कैंडल है। अगर इसको मैं कर देता हूं 1 मंथ की एक कैंडल, 1 मंथ, तो ये देखो कैंडल्स और भी कम हो गई। ठीक है, अब देखो डाटा हमारे पास कब तक का आ गया, 2000 अप्रैल 2004 तक का डाटा आ गया हमारे पास। तो इसका हम देखो, पहले मारुति जो मैंने साइडवेज का निशान लगाया था, आपको दिखाया था कि मारुति इन दिनों में साइडवेज थी। अब वो देखो सिर्फ 2 कैंडल्स के अंदर सिमट गई, वो एरिया, एक महीने का एरिया 2 कैंडल्स के अंदर सिमट गया, क्योंकि हम 1 मंथ का चार्ट देख रहे हैं। 1 मंथ, एक महीने की एक कैंडल है। अगर मैं इसको डेली करूंगा तो देखो ये एरिया कितना बड़ा हो गया, दिखा ना आपको। तो जब भी हमें पीछे तक का ज्यादा टाइम फ्रेम देखना हो, हमें बहुत लंबे समय तक का अपना व्यू चेक करना हो स्टॉक में क्या हो रहा है, तो हम तब अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करते हैं। एक कैंडल को हम जितने मिनट की बनते हुए देखना चाह रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि 1 मिनट की कैंडल में देख रहा हूं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, पहली कैंडल बनेगी, ये वाली सपोज करो, पहली कैंडल बनेगी 9:15 पे, और 9:34 पे क्लोज हो जाएगी। 9:30 पर दूसरी कैंडल चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं आधे घंटे की, तो क्या होगा, 9:15 पे कैंडल बनना शुरू होगी, और ये कैंडल क्लोज कब होगी, 9:44 पे, 9:45 पे दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। टाइम फ्रेम से सिर्फ यही मतलब होता है कि हम कितने मिनट की कैंडल बनते हुए देखना चाह रहे हैं, और ये हमें क्या बताती है, जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल लगा रखी है, कि उस टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है। जैसे अभी ये डेली की कैंडल है ना, तो ये हमें बता रहा है कि कल के दिन में, कल का दिन क्या था आपका, परसों का दिन, सॉरी, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को मारुति के अंदर क्या आई है, सेलिंग आई है पूरा दिन। अब उसका ये मतलब नहीं कि बीच में प्राइस ऊपर ही नहीं गया, ऊपर गया है बिल्कुल। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करूंगा, मैं इसको लगाता हूँ 15 मिनट पे, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान से समझना। देखो कहां से शुरू हुआ, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, यहां से 11 अक्टूबर को मारुति का प्राइस सुबह देखो 9:15 नीचे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे, यहाँ नजर आएगा 9:15 नजर आ रहा है। कंटिन्यू प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो रेड कैंडल बन गई। ये क्या है इसका, ओपनिंग, ये क्या है इसका, नहीं क्लोजिंग नहीं, ये लोएस्ट, ये आगे बताऊंगा, आगे इसको समझो। देखो ये कैंडल की शेप में थोड़ा फर्क है, आगे पढ़ाऊंगा मैं इस चीज को, कि ये दो डंडे दिख रहे हैं ना, इनको हम क्लोजिंग देते हैं। क्लोजिंग हम सिर्फ बॉडी को, बीच वाली बॉडी को मान के चलते हैं। ये ओपनिंग पॉइंट था, और ये क्लोजिंग पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट यहां तक गया ना, ऊपर तक प्राइस हाईएस्ट, और ये नीचे का प्राइस। इसमें हुआ क्या, मैं समझाता हूं। अगर मैं इसी कैंडल की बात करूं, अभी हमने क्या किया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, 1 मिनट की एक कैंडल। जैसे ही हमारा देखो यहाँ पर टाइम देखो 34 सेकंड हुई अभी, इसके जैसे ये 50 सेकंड, 60 सेकंड होंगी, 59 सेकंड, तो यहाँ पर एक नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। वेट करो अभी, 45 सेकंड, 54 सेकंड बनने वाली है। जहां से कैंडल बनना स्टार्ट होगी वो ओपनिंग पॉइंट होगा। यस डन, ये इसका ओपनिंग पॉइंट। अभी आपको क्या लग रहा है, प्राइस ऊपर तक जा रहा है, तो अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट क्या था, ये था, ये अभी हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ऊपर गया और, तो वो हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। चलने तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी क्या हुआ देखो, ऊपर गया था प्राइस, यहां तक प्राइस गया था, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और फिर प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया सेलर्स ने, तो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। तो जहां तक हाईएस्ट पॉइंट जाके वापस आ जाती है कैंडल, वो वहां पर ये ऐसा डंडा बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विक। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, एच, एच क्या हो गया ये। अभी ओपनिंग तो वही रहेगी, ओपनिंग नहीं बदलेगी कभी भी। क्या बदलता है हमेशा,
हाई लो और क्लोज चेंज हो सकता है, क्लोजिंग भी चेंज नहीं होगा, हाई और लो चेंज होता है खाली। अभी तक का लोएस्ट पॉइंट क्या है ये, अभी क्या लोएस्ट पॉइंट क्या है ये, और नीचे आ गया प्राइस। वेट करो, देखो फॉर्मेशन चेक करो कैंडल, अभी क्या हुआ, बायर्स ने क्या किया, प्राइस को वापस धकेल दिया। तो हाईएस्ट पॉइंट ये, लोएस्ट पॉइंट ये, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग अभी हुई नहीं, क्लोजिंग देखेंगे क्या होता है, कुछ सेकंड्स बाकी हैं, होगी होगी। तो जो ओपनिंग पॉइंट था उससे ऊपर आ गया आपका क्लोजिंग पॉइंट, क्योंकि कैंडल ग्रीन है ना, तो ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर आ जाएगी, क्लोजिंग नीचे, हाई लो दोनों में एक ही जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं क्या हुआ, ओपनिंग पॉइंट, क्योंकि रेड कैंडल है तो ओपनिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर ओपन, नेक्स्ट भी आ गई, यहां से ओपन हुई, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ, तो अभी तक का लोएस्ट पॉइंट क्या है ये है। अब देखते हैं और नीचे आता है या प्राइस और ऊपर जाता है, मेरे हिसाब से नीचे बढ़ेगी कैंडल, ये नीचे गिरेगा, आ गया एक और लोएस्ट पॉइंट आ गया। अभी तक का लो ये है, लेकिन ना तो क्लोजिंग हुई है, टाइम पूरा नहीं हुआ, होने वाला है होने वाला है, तो अभी तक का ओपनिंग क्लोजिंग लो हाई यही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ बॉडी है, विक नहीं बनी। अगली कैंडल देखो ध्यान से, अगली कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, ओपनिंग पॉइंट ऊपर गई तो ग्रीन कैंडल हो जाएगी, नीचे गई तो रेड कैंडल हो जाएगी। जैसे इस कैंडल के अंदर देखो क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर ओपनिंग ये था, ओपनिंग पॉइंट ये था ये वाला, उसके बाद सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेल दिया यहां तक, ओके, इस जगह तक, और फिर आगे वापस बायर्स, बायर्स वापस आए और प्राइस को ऊपर तक ले गए यहां तक, ठीक है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया, यहां पर ये हो गया ओपनिंग, बायर्स सेलर्स ने प्राइस को नीचे तक धकेला, यहां से फिर वापस बायर आ गए, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया, क्लोजिंग इसका ये हो गया, और हाईएस्ट पॉइंट भी यही हो गया। दूसरी कैंडल देखते हैं, इस कैंडल के अंदर क्या हुआ था पता है, यहां पर चेक करो, ओपनिंग, ग्रीन कैंडल तो ओपनिंग तो नीचे होगी ना, ओपनिंग ओपन होते ही सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेल दिया, नीचे नीचे धकेला, यहां से फिर से वापस बाइंग, इस पॉइंट से फिर से बाइंग आ गई, वापस से बायर्स ने जोर लगाया, प्राइस को ऊपर ले गई। तो ये विक जो होती है पहचान होती है कि प्राइस गया कहां तक था, वहां रुका नहीं, गया जरूर था, यहां तक लेके आए थे, तो यहां पर ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, वापस धकेला धकेला प्राइस को ऊपर तक ले गए, ठीक है, यहां तक, तो ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, और वहां से फिर सेलर्स ने नीचे प्राइस को धकेला, और यहां पर कैंडल की होगी क्लोजिंग, ओपन ओ सी एच एल, ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ओ सी एच एल बोलते हैं, ओपन ओ एल एच सी भी बोलते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बिहाफ पे भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ओपन लो क्लोज समझ में आ गया, कैंडल जहां खुलती है ओपन, क्लोज जहां होती है बंद, जहां होती है वो क्लोजिंग, और ऊपर नीचे जहां तक प्राइस गया था वो लो और हाई पॉइंट उसके होते हैं। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं डे हाई, एक दिन का हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है डे हाई। अब यहां पर देखो पॉइंट का चार्ट है, 13 तारीख, मार्केट स्टार्ट कहां से हुई, देखो यहां से मार्केट चली रात को 12 बजे से, ठीक है, ये बाहर की मार्केट है, कभी जो लोग ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएं, ये बाहर की मार्केट है, तो 12 बजे रात को खुल जाती है। यहां से प्राइस इस जगह से, 13 तारीख ये रही, ये वाली कैंडल, यहां से मार्केट खुली और प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो इसका डे हाई कौन सा है, तो इसका डे हाई है जहां तक प्राइस हाईएस्ट आज तक अभी तक गया है पूरे दिन में, तो ये है 63,400, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, जो लोएस्ट प्राइस आज का अभी तक गया है 62,600। तो ये होता है डे लो डे हाई। और अगर हम बात करें वीकली हाई की, एक हफ्ते का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो आपको चार्ट को क्या करना पड़ेगा, 1 वीक पे लगाना पड़ेगा, या फिर वैसे भी आप एक हफ्ते का देख सकते हो, आज तारीख है 13, तो एक हफ्ता कब था, लगभग लगभग 11 12। वीकली हाई भी क्या है, जो आज का हाई है, इसको मैं एक बार 1 डे कैंडल पे लगाता हूँ, 1 डे, तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा वीकली पॉइंट इसका 9 अगस्त, 8 अगस्त, हाँ यही है, वीकली हाई भी इसका वही है, एक हफ्ते का हाई हाईएस्ट पॉइंट वीकली हाई, लोएस्ट पॉइंट वीकली लो। ऐसे ही मंथ का अगर हम चेक करेंगे, 1 मंथ का हाईएस्ट पॉइंट, एक महीने में जो प्राइस सबसे हाई गया था, उसका दूसरा भी देखने का तरीका आपका, इसको आप वीकली कैंडल कर लो चाहे तो, वीकली कैंडल में एक हफ्ते की एक कैंडल होगी, ये देखो, ये एक हफ्ते की एक कैंडल है, एक हफ्ते का हाईएस्ट पॉइंट वही है 64,406, उससे पिछले हफ्ते का ये था। अगर बात करूं मंथ की, तो मंथ में कितने हफ्ते हो गए, चार, 1 2 3 4, तो मंथली हाई हाई क्या है, 66,379, ठीक है, एक महीने की भी एक कैंडल आप
देख सकते हो, ये रहा 64,404। तो ये आपकी एक एक हफ्ते की आ गई। अगर मैं बात करूं 1 ईयर की, तो या तो आप 12 महीने वैसे काउंट कर लो, या फिर ईयरली चार्ट भी देख सकते हो। एक वीकली सॉरी, एक साल का भी हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यही होगा, क्योंकि इससे ऊपर पॉइंट गया ही नहीं है, 73,543। इसको अगर हम 1 ईयर करेंगे तो देखो भैया है ना, 43,451। तो एक ही बात है, आप किस तरीके से देखोगे। तो हमें क्या क्या चीजें देखने की जरूरत हो सकती है, डे हाई, वीकली हाई, कल का हाई जिसको हम प्रीवियस हाई भी कहते हैं, और मंथली हाई या ईयरली हाई या लाइफ टाइम हाई। क्या होगा कि जब से स्टॉक बन के चला है तब से लेकर आज तक, तो यहां पर देखोगे आप ईयरली हाई, मंथली, ईयरली हाई और लाइफ टाइम हाई यही है इसका, 43,320 के आसपास का। तो जो आज का हाई हो सकता है वो लाइफ हाई भी हो सकता है, डेली हाई, लाइफ टाइम हाई भी हो सकता है, वीकली हाई भी हो सकता है, मंथली हाई भी हो सकता है। इसी तरीके से लो भी आप निकाल सकते हो। लाइफ टाइम हाई को बता दिया कि जिससे ऊपर आज तक उसका प्राइस कभी गया ही नहीं। लिक्विडिटी बहुत ही जरूरी चीज है ये। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी स्टॉक के अंदर बायर और सेलर्स की संख्या कितनी होती है। एक दुकान है गांव में तो, और एक दुकान है शहर में। गांव वाली दुकान पे भी सब्जी मिलती है, और शहर वाली पे भी, या इसको आप मंडी कह लो, सब्जी मंडी कह लो। तो बिजनेस की संभावनाएं कहाँ ज्यादा है, अगर गांव में आपने सब्जी खरीद ली, खरबूजा से खरीद के ले गए आप, दुकानदार हो आप, तो वहां पर जाकर हो सकता है आपकी सारी सब्जी ना बिके। क्यों? क्योंकि ग्राहक कम होंगे। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लिया कि जिसकी डिमांड ना हो, जैसे गांव वाले ज्यादातर, हम सबके परिवार हैं लोकल में, हम ऐसी ऐसी सब्जियां जो हम खाते ही नहीं, कभी देखी नहीं, हमारे घर में बनी ही नहीं होगी, बाजार में मंडी में जाके देखो वहां रखी हुई है, तो उनको कोई तो खाता ही होगा, तभी तो बिक रही है ना। तो अगर कोई गांव वाला ऐसी सब्जी लेके चला जाए जो हम लोग यूज नहीं करते, जैसे वो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ब्रोकली, ब्रोकली लगा लो, ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा ब्रोकली। अब कोई गांव में अगर ब्रोकली लेके चला जाए, तो वो ले तो लिया उसने, खरीदार तो नहीं होगा, तो वो आप क्या कहूंगा कि लिक्विडिटी नहीं है। मंडी में क्या है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है। कोई ना कोई हर चीज, अच्छी चीज, बुरी चीज, खराब चीज, सड़ी हुई चीज, ब्रोकली लगा लो, कुछ भी लगा लो, हर सब्जी का खरीदार मिल ही जाएगा। जहां पर लिक्विडिटी ना हो, खरीदने बेचने वाले कम हो, उस जगह पर आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यही होता है लिक्विडिटी, क्योंकि आपने ले तो ली, आप बेच नहीं पाओगे। तो जब भी मैं अगर बोलूं कि इस स्टॉक के अंदर बाई मत करो, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, तो वहां पर खरीदारी नहीं करो। आगे चलते हैं। वॉलिटिलिटी, वॉलिटिलिटी का मतलब होता है उठा पटक, जैसा कि आपको सिंबल से ही पता लग रहा है। एक स्टॉक ऐसा है जो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे, दिन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट चला बस। और एक स्टॉक है धड़ाधड़ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी 100 पॉइंट जा रहा है, कभी 200 पॉइंट नीचे आ रहा है, वो होती है वॉलिटिलिटी। आप प्रॉफिट वॉलिटिलिटी वाले स्टॉक्स में ही कमा सकते हो। अब जैसे आइडिया के स्टॉक की बात करूं, दिखाता हूं मैं अभी। आइडिया बड़ा सुन, यहाँ तारीख क्या थी जी, 11 तारीख, कितना रेट था, 9 रुपए 28 पैसे। भाई साहब यहाँ तारीख क्या थी, 11 से 12, पूरे दिन में कितना चला भाई साहब, मिनिमम प्राइस गया था, लोएस्ट प्राइस 9 रुपए 10 पैसे, पूरे दिन में 18 पैसे स्टॉक चला है। क्या खरीदोगे, क्या कमाओगे, क्या बेचोगे। बार तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कहावत है, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी, जितनी सस्ती चीज लोगे उतना घाटे में लोगे, जितनी महंगी चीज लोगे उतना फायदे में लोगे। प्रॉपर्टी में भी हम लोग क्या देते हैं, अरे यार सस्ता सा प्लॉट ले लेता हूँ, 2,000 रुपये गज, 20,000 रुपये गज बेच दूंगा 1 साल में, 2 साल में। भाई वो तो 20,000 का होगा नहीं, लेकिन जो आपने लिया था ना 20,000 रुपये गज, वो भाई साहब 50-60 हजार रुपये गज जरूर हो जाएगा। ये यहाँ पर खासियत है स्टॉक मार्केट में भी और प्रॉपर्टी में। तो हमेशा पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करो। जो स्टॉक जिनका प्राइस बहुत कम है, और खास तौर पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 100 रुपए से नीचे जिसका प्राइस है ना जिस स्टॉक का, उसको तो खरीदो मत, हाथ ही मत लगाओ। एक्सचेंज वर्ड बहुत बार सुना होगा। पहले तो जो हमने वर्ड सुना था पहली बार वो टेलीफोन एक्सचेंज था। अब टेलीफोन एक्सचेंज क्या करता है, ये जी टेलीफोन एक्सचेंज, ये बैठे हैं विकास जी कुतुबगढ़ में, और ये जी मैं बैठा हूँ खरखुदा में, मेरे को फोन करना है विकास जी को, ठीक है जी। अब जब मैं कॉल करता हूं तो मेरी कॉल डायरेक्ट विकास जी के पास नहीं जाती, मेरी कॉल जाती है पहले एक्सचेंज में और फिर जाती है विकास जी को। एक्सचेंज क्या काम करता है, हम दोनों को मिलाने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अनाज मंडी के अंदर, अनाज मंडी क्या करती है, वो ब्रोकर यानी कि जो आड़ती है उसको और किसको मिलवाती है,
किसान। दोनों के पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, अनाज होता है, और इसके पास होता है पैसा। आड़ती के पास होता है पैसा। आड़ती ने इसको पैसा दिया और उसने इसको अनाज दिया, तो क्या हो गया, एक्सचेंज, अदला बदली। दुकानों के बाहर अक्सर लिखा मिलेगा नो एक्सचेंज, यानी कि भाई बदला बदला नहीं होएगा, जो ले लिया वो ले लिया। तो एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। हमारे यहाँ पर भारत के अंदर स्टॉक मार्केट के दो एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी और एक है बीएससी। फुल फॉर्म इसकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका दिल्ली में है और ये आपका बॉम्बे में। टोटल स्टॉक मार्केट के अंदर 5,000 कंपनियां हैं, 5,000 कंपनियों के शेयर हैं जिनको आप खरीद सकते हो, तो इनमें से लगभग 2500 के आसपास कंपनियां एनएससी में, 2300 के आसपास बीएससी में। तो ज्यादातर जो लिक्विडिटी है वो आपकी एनएससी में, बीएससी में थोड़े लिक्विडिटी का इश्यू रहता है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो सिर्फ सिर्फ बीएससी में, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एनएससी में, लेकिन एनएससी में फिर भी ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा प्रेफर करना कि एनएससी में ट्रेड करो ताकि लिक्विडिटी का इश्यू ना रहे। आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरा, एनएससी में और बीएससी में कुछ पैसों का डिफरेंस भी होता है, शेयर के प्राइस में कुछ पैसों का डिफरेंस भी होता है। आगे चलते हैं। ये आ गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हेजिंग। हेजिंग वर्ड बहुत बार लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में ना तो कोई बताता है, सिर्फ इतना सुनने सुनने में आता है लोगों को कि भाई हेजिंग के साथ करो, हेजिंग के साथ करो, नेट मत करो। हेजिंग दरअसल होता क्या है? हेजिंग आप ये समझो कि बरसात के दिन में आप छाता लेके चल रहे हो। बरसात के दिनों में आप छाता लेके घर से निकले हो, अगर बगैर छाते के निकलो तो समझो आप नेक्ड हो। बारिश आएगी, भीगोगे, सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा, नुकसान होगा, हो सकता है पैसे भीग जाएं, फोन भीग जाए, सारी चीजें भीग जाए। अब हेजिंग क्या है? हेजिंग है जी आपके लिए छाता। बरसात का मौसम था, आपने पहले ही घर से छाता ले लिया, आपने जी छाता खोल लिया। अब इसका मतलब ये तो पता ही नहीं है कि आप भीगोगे नहीं। भीगोगे, आपके पैंट भीग सकती है, जूते भीग सकते हैं, जुराबें भीग सकती हैं, हो सकता है थोड़े बहुत हाथ भी भीग जाएं। लेकिन जो आपके पास बाकी की चीजें थी, आपका फोन था, लैपटॉप था, ऐसे थे, या आपका जो चेस्ट का एरिया है, सिर का एरिया, वो नहीं भीगा, जिससे आपको क्या होगा, देखो थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ, पैर भीगे, सब कुछ भीगे, जो हो सकता है जूते खराब हो, लेकिन जो आपकी ज्यादा वैल्यूएशन की चीजें थी वो खराब नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हेजिंग का। यहाँ पर आप अपने रिस्क को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हो, अपनी कैपिटल को सिक्योर कर लेते हो। आप हेजिंग करने से आपको लॉस तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि आप अपनी कैपिटल गवा दो। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो जाए, बिल्कुल धड़ाम से भी गिर जाए, तो भी आपकी कैपिटल बची रहेगी, आप सरवाइव करने के लायक रहोगे, दोबारा से उठने के लायक रह जाओगे। लेकिन अगर हैजिंग नहीं करोगे, नेट करोगे, तो आपका फोन भी भीगेगा, लैपटॉप भी भीगेगा, सर्दी खांसी भी होगी, हो सकता है एडमिट भी होना पड़े, ज्यादा परेशानी आपको है। तो छाता लेके निकलना है, बगैर छाते के नहीं निकलना। वो क्या होता है छाता, हेजिंग क्या होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल, अक्सर हम बचपन से खेल देखते हैं, नटका खेल होता है, लड़की रस्सी के ऊपर चलती है तो हमेशा उसके हाथ में डंडा होता है। वो किस लिए रखती है? बैलेंस के लिए, ना मैं इधर गिरूं ना मैं इधर गिरूं, रस्सी पे चलती है। वो एग्जांपल भी हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि लॉस प्रॉफिट थोड़ा सा मैनेज रहेगा। कैंडल के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया, हाई लो ओपन क्लोज के बारे में बता दिया। ग्रीन को हम बुलिश कैंडल मान के चलते हैं फिलहाल के लिए, ये हमारी एजम्पशन है। और आगे रेड को बियरिश कैंडल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो आगे डिटेल में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, उसका मैं वीडियो बना दूंगा, वीडियो देख लेना, कैंडल स्टिक में पढ़ाऊंगा नहीं। चार्ट क्या होता है? बहुत सारी कैंडल्स मिलकर क्या बनाती है? चार्ट। चार्ट पैटर्न क्या होता है? जब बहुत सारी कैंडल्स के मिलने से, एक साथ देखने पे हमें कोई शेप नजर आए, जैसे अगर आप वैसे, आप कोई चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा ना, एग्जांपल है, जस्ट एजम्पशन है ये, यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो ये आपको एक डब्लू की शेप दिखाई दे रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी देखने के बाद। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि डब्लू शेप बनी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका एक चार्ट पैटर्न। बहुत तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे फॉलिंग वेज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जांपल है, जस्ट देखो। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मैंने वहां पर रेक्टेंगुलर मार्क किया था, उसके अंदर मारुति के स्टॉक के अंदर, तो भी एक पैटर्न था। तो यहाँ पर देखो आप, एक त्रिकोण बना हुआ है और प्राइस इसको तोड़ के बाहर निकल गया, तो ये क्या है? सिमेट्री का ट्रायंगल है। बुलिश रेक्टेंगल, जैसे वो मैंने मारुति के अंदर अभी आपको दिखाया था, ये क्या है आपका? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखो, एक, दो, तीन। ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये आदमी का सिर है, ये इसके दो कंधे हैं, लेकिन इनवर्स का मतलब उल्टा। कप, ये चाय के कप के जैसी शेप है, ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया। यहाँ पर आप देखोगे असेंडिंग ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की शेप और उसको तोड़ के प्राइस बाहर निकल गया।
यहाँ पर देखोगे आप हेड एंड शोल्डर सीधा बना हुआ है, आदमी का सिर और दो कंधे, इन्वर्टेड फ्लैग झंडे के जैसा। यहाँ पर देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, इनकी वीडियो में आपको दे दूंगा, उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग हम ये चीजें हम यहाँ पर क्लास में पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है चार्ट के ऊपर जो भी कुछ घटना फिलहाल घट रही है, कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा, कभी नीचे गिर रहा है प्राइस, कभी ऊपर चल रहा है प्राइस, कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। कि प्राइस का एक्शन कैसा है, मूवमेंट, एक्शन का मतलब काम करने का तरीका, मूवमेंट। एलटी की सीएमपी मैंने आपको बता दिया, लास्ट क्रेडिट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस दोनों एक ही बात है, जिस पे लास्ट चीज बिकी है वो करंट मार्केट प्राइस। अब आती है डिलीवरी। थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था मैंने आपको ऑनलाइन शॉपिंग का, कि आपने कार्ट में ऐड कर दिया, तब आपने क्या किया, ऑर्डर का प्लेसमेंट किया, फिर आपने पेमेंट कर दी, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अभी तक वो चीज आपको मिली नहीं। तो जब मिल जाती है उसको बोलते हैं डिलीवरी। आपने कोई स्टॉक खरीदा, बाई किया, आज की आज बाई किया, और आपने उसको आज ही नहीं बेचा। आज बेचते तो क्या होता है, इंट्राडे होता, एक दिन के लिए। इंट्राडे का सीधा सा मतलब है कोई भी स्टॉक हो, चाहे ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, जब उसको आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, चाहे एक दिन में, एक मिनट में, एक घंटे में, 2 घंटे में, तो वो इंट्राडे होता है। डिलीवरी होता है आपने उसको खरीदा और बेचा नहीं, आप उसको लेकर घर पे चले गए, तो उसको हम कहेंगे डिलीवरी। कहते नहीं माल डिलीवर हो गया, वही डिलीवरी है, सेम टू सेम। वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैसे तो होता है, मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो घनत्व बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसका मतलब रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन एक समय पर हुए हैं। देखो मैंने आपको बताया, बायर के लिए अगर आप कोई चीज बाई करना चाहते हो तो क्या जरूरी है, सेलर का होना। अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हो तो क्या जरूरी है, बाई होना। तो आप कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से, कि भाई इतनी क्वांटिटी में बाइंग हुई है, इतनी क्वांटिटी में सेलिंग हुई हुई, वैसे दोनों ही चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं घटी है। तो ये क्या बताता है आपको, कि जिस भी समय की आप कैंडल देख रहे हो, 1 मिनट की, 1 घंटे की, 1 महीने की, 1 साल की, तो वहां पर क्या होता है, नीचे प्राइस चल रहा है, ऊपर कैंडल। तो देखो चार्ट पे आता हूँ वापस, ये नीचे जो आप देख रहे हो, ये डंडे, इनके साथ साथ, इन्हीं को हम कहते हैं वॉल्यूम्स। ये आपको क्या बताता है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर पिछले 1 घंटे में, एक दिन में, जितने दिन की भी कैंडल है, कितने लोगों ने खरीदा और बेचा है। देखो खरीदा है तो बेचा भी गया होगा, बेचा है तो खरीदा भी गया होगा, ऑब्वियस बात है। तो समझो आपकी दुकान है किसी भी चीज की, चाहे मोबाइल की लगा लो, तो 1 घंटे में कितने लोगों ने 1 घंटे के अंदर आपकी दुकान से माल खरीदा, तो क्या है वो, वॉल्यूम्स है। जैसे यहाँ पर अभी हम उसका बिटकॉइन का लगाते हैं, बिट यूएसडी। ये देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम्स आपको शो हो रहे हैं, 840। इस कैंडल के अंदर लोगों ने ज्यादा खरीदा बेची थी, इसके अंदर थोड़ी कम थी, इसके अंदर थोड़ी। देखो रेड कैंडल बने, ग्रीन बने, उसको मत देखो अभी, सिर्फ ये देखो साइज, देखो इसका साइज मैटर करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग आई है बाइंग आई है, दोनों ही आई है। सेलिंग आई है तो बाइंग भी आई है, और बाइंग आई है तो सेलिंग भी आई है। एक टाइम पे यहाँ पर इस कैंडल के अंदर अभी तक 8 लोगों ने खरीदा, 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। इसके अंदर भी 8 लोगों ने खरीदा था, नहीं इस पे नहीं लिखा था, चलो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। अभी तो अभी के लिए आपको बताना था वॉल्यूम्स होते क्या है। तो वॉल्यूम्स का यूज क्या होता है, वॉल्यूम्स के हमारे कुछ रूल आएंगे आगे, जिनको देख के हम ये गैस कर सकते हैं कि अभी प्राइस के अंदर क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, वो आगे का टॉपिक है। फिलहाल आपको समझाना था कि वॉल्यूम होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने लोगों का किसी चीज के अंदर, इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, रुचि, कितने लोगों की रुचि है। मैंने आपको बताया हम दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हैं, बाई करके यानी कि लॉन्ग करके, दूसरा सेल करके यानी कि शॉर्ट करके। तो यहां पर दोनों ही लोग मौजूद होते हैं, लॉन्ग करने वाले भी और शॉर्ट करने वाले भी। तो जब यहां पर अगर 50 लोग बाई करने वाले हैं यानी कि लॉन्ग करने वाले हैं, और 50 लोग क्या है, शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, ओपन इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 100 व्यक्तियों का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहां पर हो गया। तो जब भी हम मार्केट को एनालाइज करते हैं तो वहां पर हमें दिखाता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि टोटल लोग यहां पर कितनी पोजीशन बना के बैठे हैं। अब हमें ये नहीं पता वो बायर है कि सेलर है, एक बार ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो भी हमें पता लग सकता है, ठीक है, कि मार्केट का रुझान किस तरफ। देखो अगर किसी तरफ लॉन्ग करने वाले 80 बैठे हैं और शॉर्ट करने वाले 20 हैं, तो
लेकिन एक जनरल सा आइडिया होगा कि लोग खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हम भी उसी तरफ पोजीशन बना लेंगे। लेकिन ऐसा हमें दिखता नहीं है, वहां पर सिर्फ हमें ओपन इंटरेस्ट दिखता है। तो उसको पहचानने के जो तरीके हैं वो हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए ओपन इंटरेस्ट ये है कि कितने लोगों की रुचि वहां पर मौजूद है। अब रुचि, जैसे मैं कहूं इलेक्शंस के अंदर कितने लोगों की रुचि है, आपको होगी जी खरखुदा के अंदर 2 लाख लोगों की। 2 लाख लोगों में वो भी तो है जो कांग्रेस को जितवाना चाहते हैं, 2 लाख वो भी जो भाजपा को जितवाना चाहते हैं। लेकिन टोटल पार्टिसिपेशन लोगों का रैलियों में उसकी भी जा रहे हैं, उसकी भी जा रहे हैं, तो वो क्या, वो ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन वहां पर कितने किसके हैं ये किसी को नहीं पता। तो ये है आपका ओपन इंटरेस्ट। ये आगे मैं बताऊंगा कैसे हम देखते हैं। खाली चार्ट देख के ये देख के ट्रेडिंग करोगे तो फंसेंगे। जो जो चीजें अभी हम डिस्कस करते चल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरी, वॉल्यूम, साथ में ये भी लगा देंगे ना, ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारे पास प्योर चीजें निकल के आएंगी, फिर ट्रैप के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आता है पीसीआर, इसको भी छोड़ दो, पुट कॉल रेशियो होता है। आगे इसके डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चीज को चला रहा है। जो जेसीबी मशीन को चलाता है वो क्या है? जेसीबी ऑपरेटर। जो कंप्यूटर को चलाता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर। तहसील में भी कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं, आपको पता है, भर्तियां भी निकलती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन होता है? यहाँ पर ऑपरेटर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक मार्केट को चला रहा है। तो यहाँ पर जो बड़ा पैसा लेके बैठा है, हर वो आदमी ऑपरेटर। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है, वहां पर हजारों करोड़ की बात होती है। ये लोग मार्केट को अपने हिसाब से कई बार मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, घुमा भी लेते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है, इन्हीं से हमें बच के रहना है। हमारा देखो मेन उद्देश्य क्या है मार्केट का? जहां पर ऑपरेटर घुसेगा वहीं पर मार्केट ऊपर ऊपर भागेगी, जहां ऑपरेटर निकल के भागा मार्केट वहीं से गिरेगी। आपने देखा होगा जो कर रहे हैं ट्रेडिंग, मार्केट एकदम से ऊपर जाती है और एकदम से नीचे भी गिर जाती है। वो सिर्फ ऑपरेटर की एंट्री होती है और ऑपरेटर का एग्जिट होता है। बाकी लोग ये समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमें इसी बंदे को पकड़ना है, इसी का पीछा करना है। जहां ये घुसेगा हम भी घुस जाएंगे, जहां ये निकलेगा हम भी निकल जाएंगे, तभी पैसा बढ़ेगा। इसको हमारे से लाख दर्जे ज्यादा नॉलेज है, हमारे से कई हजार गुना इसके पास पैसे हैं। तो हम तो लेके बैठे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मुश्किल से किसी के पास हो सकता है 20 ही हजार हो। ये तो भाई साहब हजार हजार करोड़, कई कई हजार करोड़ लेके बैठे हैं। तो ये अपना पैसा डूबने थोड़ी देंगे। ये पूरी रिसर्च विसर्च करके खबर निकाल के दाएं बाएं कंपनीज के अंदर इनके एसेट्स भी होते हैं, तब कहीं किसी स्टॉक के अंदर पैसा डाल। जहां ये घुसेंगे वहीं पर एकदम से मूवमेंट आएगा। ये होता है ऑपरेटर जिसके पास बड़ा पैसा। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, ये कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट संस्था जहां पर कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ये कोई फंड मैनेजर भी हो सकता है। फंड मैनेजर जो आपका मेरा पैसा, जैसे आप यहाँ पर सबका पैसा मैं इकट्ठा करके कह दो कि मैं लगा दूंगा स्टॉक मार्केट में, हालांकि वो लीगल नहीं है। लीगल उन्हीं के लिए है जो सेबी रजिस्टर्ड आपके फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, इसको डब्बा ट्रेडिंग भी बोलते हैं मार्केट के अंदर, नहीं पता होता। ये भी वर्ड कोई पूछ रहा है डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? डब्बा ट्रेडिंग होता है जो कागजों में ना हो, कहीं भी रिपोर्ट में ना, ऑफ द रिपोर्ट कहीं पर फोन करके किसी आदमी के पास बोल दिया भाई साहब मेरे 1000 स्टॉक ले लो, 1000 1000 स्टॉक ले लो। क्योंकि देखो हम अपने फोन से करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, कल को टैक्स भी देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग होती है जो दो तरीके से स्टॉक मार्केट चलती है। एक होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? आप 1 2 दिन 4 दिन के लिए घुसे, नीचे खरीदा ऊपर गया बेच दिया, या ऊपर खरीदा नीचे गया खरीद लिया। तो हम तो ट्रेडर। और इन्वेस्टर कौन होता है? जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बैठता है। आज कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपए का इंतजार करता है, ये 200 का हो जाए, 300 का हो जाए, 500 का। जैसे सुना होगा ना कि पहले कभी किसी ने एमआरएफ के स्टॉक खरीदा, 5 रुपए का था, 100 रुपए का था, आप करोड़पति हो गया। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा, इन्वेस्टर होते हैं जैसे जो बाहर की कंपनियां हैं, दूसरे देशों की। ऐसा नहीं खाली इंडिया वाले ही ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आप लोग बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग पता है, ये करते भी होंगे, इसलिए तो पता है ना। तो जैसे ये वहां पर कर रहे हैं, वो लोग भी हमारी मार्केट में करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो भी पैसा मार्केट के अंदर लगा के बैठता है वो इन्वेस्टर। ओके। तो दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, एक DII और एक FI। FI वाले बाहर वाले, DII वाले इंडिया वाले। डी से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। एक वर्ड और भी होता है, हालांकि बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, जिसको फिर भी बता देता हूँ, कभी ये ना हो गया बताया नहीं। एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? पहले ये वर्ड इसमें आया भी नहीं, मैं बता देता हूँ। पोर्टफोलियो होता है आप जब थोड़े थोड़े करके स्टॉक्स अपने डीमेट के अंदर खरीद के रखते हो ना, 10 स्टॉक इसके, 20 उसके, 100 उसके, 1000 उसके, तो वो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बोला जाता है। FI मैंने आपको बता दिया। विदेशी संस्थाएं
संस्थान जो भारत में पैसा लगाते हैं, भारतीय स्टॉक मार्केट में। पीआईआई देसी भारतीय संस्थान जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अगर हमारे वाले बाहर वाले में लगाएंगे तो हम एफआईआई हो जाएंगे। तो आप इनको भी ऑपरेटर का दर्जा दे सकते हो, एफआईडीआई इसको भी, क्योंकि ये भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके पास भी बड़ी रिसर्च होती है, बड़ी टीम होती है। ठीक है, तो जहां ये घुसेंगे वहां पर भी हम घुसेंगे। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर होता है जिस भी कंपनी का स्टॉक हम खरीदने जा रहे हैं या मन बना रहे हैं, उस कंपनी का मालिक, वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है। सेक्टर, सेक्टर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी एक तरह व्यवसाय में काम करने वाली कंपनी, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर, ऑटो आते ही हमारे दिमाग में आएगा व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल से संबंधित कंपनियां। तो क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर केवल वही कंपनियां आएंगी जो गाड़ियां, स्कूटर, बाइक ही बनाती हैं? नो, हर वो कंपनी ऑटो सेक्टर के अंदर आएगी जो उससे संबंधित कोई भी पार्ट बनाती, कोई भी काम करती। जैसे कोई सीट कवर बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, कोई बैटरी बना रहा है, और उनके लिए, गाड़ियों के लिए कोई ट्यूब हेडलाइट बना रहा है, कोई सीट कवर बना रहा है, और कोई रूफ रेल बना रहा है, कोई अलॉय व्हील बना रहा है, वो सारी की सारी कंपनी उसी सेक्टर की होंगी। ओके, तो ये बहुत सारे सेक्टर है हमारे पास। जैसे रियल एस्टेट, रियल एस्टेट नाम से पता लगता है जो प्रॉपर्टी के काम करते हैं, जमीन खरीदना, बेचना, डेवलप करना, ये सब। एनर्जी, बिजली से संबंधित, ऑयल गैस से संबंधित। हेल्थ केयर, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई लैब हो सकती है, जैसे लाल पैथ लैब है, गणेश पैथ लैब। गणेश का तो लिस्टेड नहीं है, वैसे बता रहा हूँ जनरली। ओके, फाइनेंशियल, फाइनेंस से संबंधित, बैंक से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से संबंधित, जैसे आपका टीसीएस होगा, टाटा वाला की कंपनी है, आपका इंफोसिस हो गया, एचसीएल हो गया। टेलीकॉम सेक्टर आता है, टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर फोन से संबंधित, कोई टावर लगाने वाली कंपनी है, फोन बनाने वाली कंपनी है, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये सारे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो एक ही तरह के काम, व्यवसाय करने वाली कंपनी। दूसरा होता है पीयर कंपनीज। ये तो सेक्टर वाली होगी, एक ही सेक्टर की कंपनियां। पीयर कंपनियां एक दूसरे की कंपेटिटर, दोनों विरोधी, एक ही तरह का काम करने वाली। अगर यहाँ पर कोई सेम इंस्टीट्यूट खोलेगा तो वो क्या है? वो पीयर कंपनी। जैसे मारुति, महिंद्रा, टाटा, पीयर कंपनी है, एक ही व्यवसाय से एक दूसरे की कंपटीटर है। किसकी सेल बढ़ेगी, किसकी घटेगी। ठीक है, ये आ गया कंपटीटर है एक दूसरे के, विद एग्जांपल मैंने समझा हुआ है। इंडेक्स, इंडाइसिस। इंडेक्स समझो पहले तो क्या होता है। इंडेक्स होता है इशारा। यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगी, जैसे हमारे गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच है, मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो उनसे ऊपर क्या होता है? उनसे ऊपर होती है खाप पंचायतें। तो जब भी कहीं पर भी खाप पंचायतें होती हैं, तो क्या सभी गांव के हर एक व्यक्ति को वहां बुलाया जाता है? क्या सभी का जाना जरूरी है? नहीं। वहां पर कौन जाता है? जो जो भी व्यक्ति उस गांव को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे हमारा सरपंच है, या कोई और मुद्दी व्यक्ति होता है गांव का, जिसकी ठीक ठाक इज्जत हो, या कोई पंचायत का मेंबर है, वो लोग उस पंचायत के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। और वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? वो पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि गांव के हर व्यक्ति से पूछा गया है, लेकिन ओवरऑल वो यही कहा जाता है, भाई फलाने गांव से सरपंच आया था, या फलाने गांव से के सरपंच ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, या बीजेपी को समर्थन दे दिया। अब गांव के हर व्यक्ति से नहीं पूछा गया। ठीक है, तो वो सरपंच क्या है? वो हमारे गांव का इंडेक्स है, प्रतिनिधित्व जो करता है। तो जब भी अगर हमें चेक करना हो कि भारतीय बाजार के अंदर, भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसका इंडेक्स चेक, इंडेक्स देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि भारत के अंदर अभी कौन सा सेक्टर बुलिश है, किसके अंदर ज्यादा लोग एफआईआईडीआई घुसे हुए हैं, कहाँ ज्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है। तो मैं मारुति, महेंद्रा, टाटा मोटर, अशोका लीलैंड, इन सब के स्टॉक्स को नहीं देखूंगा, मैं इंडेक्स देखूंगा कि कौन सा इंडेक्स भागा हो। ओके, तो ये तो हो गया आपका इंडेक्स। दूसरा होता है बेंचमार्क इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है? एक ही तरह का व्यवसाय करने वाली कंपनियों के बारे में आपको बताता है, एक ही सेक्टर की कंपनियों के, एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों के बारे में आपको बताता है उनकी परफॉर्मेंस। बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है? बेंचमार्क होता है ओवरऑल। जैसे अगर हम हरियाणा का बेंचमार्क मान के चलें, वो बेंचमार्क इंडेक्स आप कह सकते हो, जो कि पूरे प्रदेश की, पूरी अर्थव्यवस्था की हालत को जो बताता है, उसको हम बेंचमार्क इंडेक्स मानते हैं। जब भी कोई अगर ये कहे आपको कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया है, आज बहुत बड़ी गिरावट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आई है, तो उसका सीधा सा मतलब है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ये दो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स हैं,
अगर वो कहते हैं कि इंडियन मार्केट में बहुत तेजी है, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स आता है बुलिश है। निफ्टी 50 आता है एनएससी के अंदर और सेंसेक्स आता है बीएससी के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर भारत की जो 5,000 कंपनियां, उनमें से टॉप 50 कंपनियां, जो सबसे बड़ी कंपनियां 50, वो कंपनियां निफ्टी 50 का पार्ट है। वो उनकी ग्रोथ को बताता है। तो जब भारत की टॉप कंपनियां हैं वही प्रोग्रेस नहीं करी तो आम आदमी क्या करेगा भाई। तो इसीलिए वो बेंचमार्क इंडेक्स कहलाती है। तो दो तरीके के इंडेक्स हो गए, बेंचमार्क इंडेक्स और इंडेक्स। अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था आपको, तो क्या यही कंपनियां हमेशा के लिए रहेंगी निफ्टी 50 में? नहीं, ये चेंज भी हो सकती है। तो जो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी वो उससे बाहर निकल जाएगी, नई वाली कंपनी उसके अंदर एंट्री कर जाएगी। कमोडिटी स्टॉक्स के अलावा हम कमोडिटी के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी का, तो उसी तरीके से कमोडिटी भी एक पार्ट होता है। ऐसी वस्तुएं जिनको हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इनकी भी ट्रेडिंग की जाती है, जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, जिंक, लेड, कॉपर, धातु वगैरह। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी कमोडिटी सेगमेंट के अंदर आती है। करेंसी आपको पता ही है, मुद्रा होती है, इनकी भी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर आप कर सकते हो। इक्विटी, इक्विटी मैंने आपको बताया 5,000 कंपनियां जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इक्विटी के अंदर आती है। और इक्विटी का सीधा सा मतलब होता है इस हाथ ले और इस हाथ दे, जितना पैसा आपके पास उतने की चीज खरीद ली। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्या होता है, कम पैसे में ज्यादा चीजें मिल जाती है। वो बाद का टॉपिक है, और अच्छे से डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना है। फ्यूचर, इक्विटी के लगभग 5,000 शेयर्स में से 190 के आसपास के शेयर ऐसे हैं, स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको फ्यूचर में ट्रेड किया जाता है। फ्यूचर में इक्विटी की तुलना में ज्यादा स्टॉक कम पैसे में खरीदे जा सकते हैं, ज्यादा स्टॉक खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी चलते हैं ऑप्शन। जो स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध उपलब्ध होते हैं उनको ऑप्शन में भी ट्रेड किया जा सकता है। और ऑप्शन फ्यूचर से भी सस्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कई सारी शर्तें होती हैं। ऑप्शन देखो, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए, इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो। उधर कोई आप किसी चौराहे पे खड़े हुए पूछो कि भाई साहब मेरे को खाना खाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए। इधर भी जाओ, सस्ता वाला भी है, महंगा वाला भी, वो अच्छा है, वो 5 स्टार है, उसी का नाम ऑप्शन है। बाकी ज्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे। ब्रोकर, मैंने भी आपको बताया एक्सचेंज कौन होता है। एक्सचेंज होता है जो किससे मिलाता है, एजेंट से, कमीशन एजेंट से, आड़ती से, जो आपको क्या करता है, कुछ चीजें देता है और आपसे पैसा लेता है, या आपको पैसा देता है और चीजें वापस लेता है। तो वहीं पर जो आड़ती है वो आपका एक तरह से ब्रोकर होता है, जो सर्विसेज देने के बदले आपसे कुछ फीस वसूलता है। जैसे अगर हम मंडी की बात करें आड़ती की, तो वहां पर वो आड़ती गेहूं खरीद के खुद थोड़ी रखता है, वो भेजेगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के गोडाउन में, लेकिन बीच में अपना कुछ कमीशन ले लेगा। इसलिए उनके बाहर लिखा भी होता है कमीशन एजेंट। ये वही है ब्रोकर आपका। जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, बिरोदा, एंजल, मोतीलाल, शेर खान, ये सबके सब ब्रोकर है। ओके, तो यहाँ पर ब्रोकर भी दो तरह के होते हैं। दो तरीके के ब्रोकर हैं यहाँ पर। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरा होता है आपका फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर केवल आपका अकाउंट खोलने तक सीमित है। आपका अकाउंट खोल दिया, फिर आप मरो जियो। अकाउंट खोलने के बाद हो सकता है आपके फोन में उठाए, आप उससे कोई फोन करके सर्विस लेना चाहोगे कि आप बाहर गए हो जी, मेरा ये शेयर काट देना है, मेरे खरीद देना, वो भी नहीं हो पाएगा। ना ही इनका कोई दफ्तर होगा, ना कोई फ्रेंचाइज होगा। ऐप भी आपको खुद ही मत्था मार के सीखनी पड़ेगी, अकाउंट भी आपको खुद ही खोलना पड़ेगा। ब्रोकर ये इसमें आपके आगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपका धन हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, आप स्टॉक हो गया, ये सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर, इनकी कहीं आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जो आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इनके हर शहर में आपको फ्रेंचाइज भी मिलेंगे, ऑफिस भी मिलेंगे, कई जगह तो चार चार ऑफिस भी होते हैं। जैसे रोहतक, सोनीपत, रोहतक में 4 ऑफिस है शेर खान के, मोतीलाल ओसवाल है। तो ये सारे के सारे आपके, जैसे आपका अरिहंत कैपिटल्स है, और आपका पहले रैली गेयर होता था, पता नहीं मुझे है कि नहीं। तो ये सारे के सारे आपके हैं फुल सर्विस ब्रोकर। इनकी एजेंट फ्रेंचाइज भी होती है। ये आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे आपको ऐप चलाना है, उसमें कोई ग्लिच है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना, कुछ भी कराना है, आपने शेर खान में क्या किया, अकाउंट खुलवा लिया, शेयर खरीद लिए, अब आप चले गए घूमने, और भाई साहब वहां पर या तो मार्केट गिरने लगी या प्राइस एकदम से बहुत भाग गया। अब आप काटना चाह रहे हो, पहाड़ों में अक्सर नेटवर्क होता नहीं है, अब आप फंस गए, क्या करोगे। तो आप मेरे को फोन करके बोल सकते हो सर मेरी तरफ से ये चीज, मेरी या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो या खरीद दो। तो वो काम भी हम कर सकते हैं। आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस हमारे पास यहाँ रहता है। इसके अलावा जैसे आप फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हो, आपका मार्जिन शॉर्ट हो जाता है, मार्जिन शॉर्ट होगा, माइनस में चला जाएगा अकाउंट, तो कंपनी क्या करेगी, जो डिस्काउंट वो सीधे आपकी पोजीशन को काट देंगे। उनको कोई मतलब नहीं, आपका नुकसान हो तो होगा। लेकिन जो सर्विस ब्रोकर होते हैं उनकी तरफ से आपको कॉल जाएगा, सर आपके अकाउंट में इतने पैसों की कमी है, आप ये पैसा डालो, नहीं तो आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। तो ये काफी मेजर डिफरेंस होता है डिस्काउंट ब्रोकर के पास।
अच्छा, इनके चार्ज होते हैं, देखने में इनके चार्ज आपको ज्यादा लगेंगे फुल सर्विस ब्रोकर के, क्योंकि ये लोग कुछ छुपाते नहीं है, जो एक्चुअल चार्ज है वो आपको बता दिया। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं। वो आपको बोलते हैं जी हमारी तो ब्रोकरेज जीरो है, हम तो कोई पैसा लेते ही नहीं ट्रेडिंग करने का, लिखा भी आएगा जब आप चीज खरीदोगे जीरो ब्रोकरेज। अब यार इतनी तो समझने की बात है, इस दुनिया में कोई चीज फ्री है क्या? जिसने अपनी ऐप बनाई, प्लेटफॉर्म बनाया, आईटी टीम है उसके पास, पूरी सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने इतनी ऐड कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो क्या इसलिए आया बाजार में कि आपको फ्री में ऐप दे दे यूज करने के लिए? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होती। वहां पर ब्रोकरेज जीरो कर दी जाती है, लेकिन अदर चार्जेस के नाम पे आपको लोगों को ठग लिया जाता है। वहां पर आपके चार्जेस इनसे कहीं ज्यादा लगे जाते हैं। जैसे अभी मेरे एक दोस्त आए थे, दिल्ली से आते हैं, उनके पास था किसी बैंक का अकाउंट था, नाम नहीं लूंगा, वीडियो ऑनलाइन जाएगी, एक बैंक का उन्होंने डीमेट अकाउंट खोल रखा। मैंने वहां पर 100 स्टॉक खरीद के देखे, ब्रोकरेज चार्जेस 422 रुपए, 100 स्टॉक पे 422 रुपए खरीदने के, 422 रुपए बेचने के, बंदे को पता ही नहीं। फिर मैंने अपने वाले में दिखाया उसको, सेम वही स्टॉक, वही प्राइस डाल के खरीद के दिखाया मैंने, हमारे चार्जेस 12 रुपए। तो भाई 1000 रुपए के प्रॉफिट पे तो हम बेच के निकल जाते हैं अगर इंट्राडे में कर रहे हैं तो, वो उससे 900 रुपए ब्रोकरेज के नाम पे ले लिए। तो ये इनका थोड़ा सा जोड़ना रहता है डिस्काउंट ब्रोकर का। दूसरे इनके ऐप्स वगैरह में ग्लिच वगैरह बहुत आते हैं। आप बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आई कि चीज ले ली और मैं बेच नहीं पाया, बेच रहा था तो काटने नहीं दी, उल्टा फिर वो रेट नीचे आ गया, तो ऐसा भी कर देते हैं। तो चलो और आगे चलते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर है ना, उनका ये तक गारंटी होती है अगर उनकी वजह से आपको कोई नुकसान हो तो वो भरपाई कर। ब्रोकरेज वही फीस, जब भी आप कोई चीज लोगे बेचोगे तो वो जो चार्ज आपको देना पड़ेगा, 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग, तो वो होती है ब्रोकरेज आपकी। आगे चलते हैं। डिविडेंड, जब आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, सपोज करो रिलायंस, रिलायंस के, तो आपको दो तरीके से प्रॉफिट होता है। नंबर एक, आपने शेयर खरीदा, 100 रुपए का खरीदा और आपने 150 का बेच दिया, एक तो प्रॉफिट ये। दूसरा, आपके पास शेयर होल्ड पे है, तो जब भी कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा, 10 रुपए, 5 रुपए पर शेयर आपको प्रॉफिट दे देती है, वो आपका डिविडेंड कहलाता है। स्प्लिट, आ गया था स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है, एक गेम भी आता था, जब स्टार्टिंग में एंड्रॉइड गेम आए थे तो एक गेम आता था जिसमें हम फ्रूट्स को बीच से काटते थे, निंजा, निंजा कुछ नाम होता था, मेरे को नाम ध्यान नहीं है अभी। ये रहा, यानी कि एक ही चीज को एक से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर देना। शायद बचपन में हम पढ़ते थे, एक वो अमीबा नाम का प्राणी होता था कीचड़ में, वो अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, दो भागों में बढ़ जाता है और वो फिर दोनों अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, जब किसी स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे किसी स्टॉक का प्राइस समझो 800 रुपए हो गया, अब कंपनी को लग रहा है यार वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होगी, लोगों का कम इंटरेस्ट है। देखो ज्यादा महंगा शेयर होगा तो कम लोग खरीदेंगे ना। मारुति का शेयर आप लोगों के मेरे खरीदने के बस की बात थोड़ी ना, 12,000 का एक शेयर है यार, 10 लूंगा तो भी 1,20,000 रुपये चाहिए, तो वैल्यूएशन ओवर हो गई है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, एक ही शेयर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। किसी के पास 100 स्टॉक थे, स्प्लिट कर दिया, 400 का एक स्टॉक कर दिया, अब इसके पास 200 स्टॉक हो जाएंगे, तो वैल्यूएशन कम होगी ना, 400 रुपए का एक स्टॉक हो जाएगा। कई बार 4 पार्ट, 5 पार्ट भी कर देते हैं, ये होता है स्प्लिट। सपोर्ट, सपोर्ट होता है सहारा। जैसे अगर हम जमीन के ऊपर बॉल को जमीन पे बाउंस करेंगे और टकराएगी, ऊपर आएगी, फिर टकराएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर टकराएगी, फिर ऊपर आएगी, तो ये हो गया सपोर्ट। बाकी इससे ज्यादा डिस्कशन आगे क्लास में करेंगे, अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होती है बाधा, रुकावट। बॉल को हम बाउंस करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, वो फिर से जमीन से टकराती है, फिर हाथ करते हैं, फिर बाउंस करती है। ये साइडवेज का भी बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि साइडवेज है, हाथ से टकराएगी, नीचे जाएगी, नीचे टकराएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, ये होता है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट, जब भी स्टॉक किसी सपोर्ट को तोड़ के बाहर निकल जाता है, यानी कि हम क्या कर रहे थे, बॉल को बाउंस कर रहे थे, जमीन पे मारे थे और हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब की बार क्या हुआ, हाथ से रुकी नहीं, वो निकल गया, तो हमारा हाथ से फिसल गई साइड से, या हाथ को जख्मी करके तब निकल गई किसी भी रीजन से, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ये हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी आगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है ब्रेक डाउन। जैसे सपोर्ट को तोड़ के छत पे हम बाउंस करें बॉल को, छत को थोड़ा नीचे चली गई, वो हो गया हमारा ब्रेक डाउन। इंडिकेटर, इंडिकेटर को चार्ट पर लगाया जाता है जो मार्केट के डायरेक्शन को समझने में मदद करते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं होते। इंडिकेटर क्या करता है, केवल और केवल आपको इशारा देता है। अब रेड लाइट होने के बाद सारे लोग थोड़ी ना रुक जाते हैं, कुछ लोग जंप कर देते हैं। ठीक है, जब हम टू व्हीलर पे चलते हैं, पीछे बैठा बंदा ऐसा इशारा करता था, तो जरूरी थोड़ी वो मुड़े, हो सकता है आगे निकल जाए, ड्राइवर के हाथ में ना, ऑपरेटर के हाथ में बात। लेकिन ज्यादातर केसेस में होगा, अधिकतर लोग रुकेंगे रेड लाइट देख के।
तो इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे किसका क्या यूज है, उनकी सेटिंग्स वगैरह। अब नेक्स्ट एक वर्ड आ गया मूविंग एवरेज, चलने की गति। जब भी बात आती है एवरेज की, अब यहां पर हम 10 लोग बैठे एग्जाम्पल के लिए, 10 लोगों की उम्र अलग अलग है, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 35 साल। तो हमारी अगर औसत उम्र की बात करें हम, तो कैसे करेंगे, 10 के 10 की उम्र पूछेंगे, उसको जोड़ेंगे और 10 से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 10 लोगों की औसत उम्र आ जाएगी 30 साल के आसपास। ओके, तो इसी तरीके से जब हम स्टॉक की एवरेज निकालते हैं, अब स्टॉक का वेट तो क्या ही निकालेंगे, स्टॉक की जो चलने की गति है, जो उसका प्राइस है, एवरेज प्राइस, देखो एक स्टॉक 100 रुपए का है, एक दिन उसका प्राइस हो सकता है 112, 114, 110 पे, 120 पे बंद हो जाए, किसी दिन वो 90, 80, 100 पे बंद हो जाए, या 70 पे भी हो सकता है, अगले दिन वो कभी 85 पे बंद हो गया, कभी 60 पे बंद हो गया। डेली उसकी एक एवरेज होती है प्राइस की, कि आज का जो एवरेज प्राइस है ये। तो शाम के समय जब भी मार्केट क्लोज होती है, जब भी मार्केट क्लोज होगी, तो क्लोज होने के बाद जो प्राइस होगा, अब कहेंगे कि 10 दिन की एवरेज मूविंग एवरेज क्या है स्टॉक की, तो 10 दिन का उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, जिस प्राइस पर स्टॉक बंद हुआ, जो हाईएस्ट पॉइंट था या लोएस्ट पॉइंट था, जो भी था उस दिन बंद हुआ, उनको 10 को जोड़ के और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एक दिन प्राइस 100 रुपए बंद हुआ, एक दिन 90 पे बंद हुआ, 5 का बचा था दिन, और एक दिन 70 पे बंद हुआ, एक दिन 110 पे बंद हुआ, कितना बचा, एक दिन 50 पे बंद हुआ। तो सीधा सीधा 200, 300, 420, 420 टोटल, डिवाइडेड बाई कितने दिन का निकालना, 5 दिन करा ना हमने, तो 5 दिन, 5 होगा 20, 48, 85, हाँ 8 40, ठीक है, ओके। तो 85 उसका क्या हो गया, मूविंग एवरेज। तो ये एक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज, जितने भी दिन का हमें लगाना होता है। कौन कौन सी मूविंग एवरेज होती है, 9 दिन की होती है, 10 की होती है, 20 की होती है, 50 की होती है, 100 की होती है, 200 की होती है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज बहुत सारी होती है। तो जब भी प्राइस अगर 10 या 20 के ऊपर रहता है, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि स्टॉक अभी बुलिश है फिलहाल में, क्योंकि पिछले 10 दिन का जो एवरेज प्राइस है उसको तोड़ नहीं रहा है, उसी रेट के आसपास ट्रेवल कर रहा है। एसएमए, अब मूविंग एवरेज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, क्या है क्या नहीं, बस दो होती है, सिंपल सी बात। एसएमए, एक होता है डीएमए, डेली मूविंग एवरेज, एक ही बात है, मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, एसएमए बोलो, ईएमए बोलो, एक ही बात है सर। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आगे चलते हैं, स्क्वायर ऑफ आपको बता दिया, पोजीशन को काटना, बंद कर देना। बत्ती जल रही थी, बत्ती को बंद कर दिया, बत्ती बंद थी तो बत्ती को जला दिया। ठीक है, यानी कि बेचा है, खरीदा है तो बेच दिया, बेचा है तो खरीदा है, बस सिंपल। ईपीएस, वैसे यहाँ का पार्ट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, चलो छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आएगा। दो तरीके से हम किसी स्टॉक को जज करते हैं कि ये चलेगा कि नहीं, तो चार्ट देख के, इंडिकेटर देख के, या और कुछ अलग सेटिंग्स देख के, वॉल्यूम्स वगैरह, वो होता है टेक्निकल। और दूसरा होता है फंडामेंटल, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं कि कंपनी क्या कारोबार करती है, कितना प्रॉफिट लॉस गेन किया है पिछले क्वार्टर में, अभी उसके ऊपर कर्जा घट रहा है बढ़ रहा है, उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है, बीवीपीएस क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, आरओई। चलो मैं बता ही देता हूँ। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे क्या कमाई हो रही है, ये जितनी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी कंपनी बनाएगी। बीवीपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है, जब आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, एबीसी कंपनी थी, उसके शेयर का प्राइस था 200 रुपए, और उसका बीवीपीएस है 10 रुपए। तो भैया आपने तो लगाया एक शेयर के पीछे 200 रुपए। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी कह रही है कि भाई साहब, अगर कल को मैं दिवालिया घोषित हो जाऊं, हो भी सकता है ना, हो जाती कंपनी, बहुत सारी बैंक करप्ट कहेंगे इसको। अगर मैं दिवालिया घोषित हो जाऊं, तो आपने जो 200 रुपए लगाए ना, वो 10 रुपए मिलेंगे आपको। जैसे बैंक्स के अंदर भी, आपको ये नहीं पता हो तो रूल बता देता हूँ, आपका चाहे बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़ा है, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो गया, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपीज आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो होती है बुक वैल्यू पर शेयर, बीवीपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर। ओके, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई में, आरओई किसी कंपनी के प्रदर्शन और लाभ को मापने का सही तरीका है, इसके जरिए हम ये भी जान सकते हैं किसी कंपनी में निवेश फायदेमंद होगा या नहीं। ये दो तीन चीज होती हैं, आरओई, आरओसी, ये आगे अब मैटर है वैसे तो यार, इनकी वैल्यू 15 से ऊपर होनी चाहिए।
ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे बीच में। डेट, बी इसमें साइलेंट रहता है, बी को भूल जाओ, इसको डेट बोला जाएगा, कर्जा या देनदारी या बोरोइंग भी बोलते हैं, बोरोइंग। नेट सेल होता है पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में, पूरे क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीने कितनी बिक्री हुई हो। एक दुकानदार है, जितना पैसा शाम तक उसके पास आया, वो उसकी क्या है, उसकी नेट सेल है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि उसका नेट प्रॉफिट है? नहीं, उसमें से उसकी क्या होगी, सबसे पहले तो होगी उसकी इनपुट कॉस्ट। क्या आ गया, अगर उसने बना बनाया मटेरियल लिया कहीं से, तो उसको खरीदना है, उसको खरीदने का जो खर्चा है, 10,000 की चीज बेची उसने, तो वो जो दिल्ली से खरीदी तो लाया वो चीज को, वो 6,000 की लाया, 5,000 की लाया है, तभी तो 10 की बेची ना। वो होगी इनपुट कॉस्ट। अगर वो उसको बना रहा है, किसी का खाने का बिजनेस है, जैसे खाने का बिजनेस है, समोसे वाले का है, वो समोसा बना रहा है, तो उसमें उसकी इनपुट कॉस्ट भी था ना सारा का, 20 रुपए का समोसा तो सारे 20 रुपए बचत थोड़ी ना है। उसमें उसकी गैस लगी है, कारीगर है, बिजली का बिल है, उसका दुकान का किराया है, तेल लगा है, आटा मैदा समोसे मसाले सब कुछ लगा है, तो वो क्या, उसकी इनपुट कॉस्ट। ओके। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा, खर्चे निकाल के जो बचेगा वो उसका नेट प्रॉफिट कहलाता है। अगर एक दुकानदार है, उसकी सेल तो रोजाना की 10,000 रुपए की है, ठीक है, दुकानदार लगाओ, कंपनी लगाओ, लेकिन खर्चे निकालने के बाद भाई को कुछ बच ही नहीं रहा, तो ऐसी कंपनी का फायदा क्या है? तो ये चीजें हमें देखना इसलिए जरूरी होता है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है, कि वहां पर हमें सेल से ज्यादा मतलब नहीं भाई, हमें मतलब उसके मुनाफे से, मुनाफा बढ़ रहा हो के लिए। सेल चाहिए 20,000 की करता हो, लेकिन खर्चा निकालने के बाद भाई साहब 2,000 के लॉस में डेली। फंडामेंटल, किसी स्टॉक के बारे में बेसिक जानकारी जुटाना, जैसे कंपनी क्या काम करती है, कर्जा कितना है, फायदे है या नुकसान में है, कितने शेयर किस किस के पास हैं, एक शेयर पर कितना फायदा कंपनी ने अभी तक दिया है। फंडामेंटल समझो क्या होता है। सपोज करो मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं विकास जी, मुझे आप 5 लाख रुपए दे दो या दे दो कहीं से भी, तो क्या आप मुझे एकदम से दे दोगे? पहले आप इंक्वायरी करोगे, ये जो बंदा है ये पहली बात तो करेगा क्या 5 लाख रुपए का? करेगा तो क्या अभी तक किसी और से भी पैसे ले रखे हैं? अगर ले रखे हैं तो वापस दे भी रहा है, टाइम टाइम पे नहीं दे रहा है, कितना कर्जा है इसके सिर पे, क्या काम करता है, पैसा ले तो लेगा, लुटाएगा कहां से? तो ये सारी की सारी चीजें आती है फंडामेंटल के अंदर, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी जुटाना, इंफॉर्मेशन जुटाना, वो सारा का सारा फंडामेंटल का पार्ट होता है। आगे चलते हैं। टेक्निकल मैंने आपको बता दिया, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपने यहाँ एडमिशन लेने से पहले क्या किया, मेरे से सिलेबस की पीडीएफ ली, सिलेबस की जानकारी ली, पता किया होगा शेर खान क्या है, मेरी कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी, एक्स वाई जेड जो भी, तो हर तरीके से पहले मेरी जेन्युइनिटी जांचने की कोशिश करी, तो वो फंडामेंटल का पार्ट है। दूसरा, फिर आप मेरे ऑफिस पे आए, विजिट किया, अब आपने देखा यार काफी बड़ा ऑफिस ले रखा है, पैसे भी लगा रखे हैं, क्लासरूम भी अलग से है, एसी भी है, सारी चीजें हैं, ये हो गया हमारा टेक्निकल पार्ट। तो जब हमें दोनों तरफ से चीजें परफेक्ट लगती हैं तो वो हमारी परफेक्ट एंट्री होती है। अब आता है लोअर सर्किट और अपर सर्किट। कोई भी प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर स्टॉक्स को मैनिपुलेट भी कर देता है, तो वो ज्यादा मैनिपुलेशन ना कर सके, लोगों का पैसा ना डूब जाए, इसलिए सेबी, सेबी को मैं पहले एक बार सेबी के बारे में बताना भूल गया। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, पूरी की पूरी शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, उसके लिए कानून बनाती है, रेगुलेशन करती है। वो है ब्रोकर के ऊपर भी नजर रखती है, आम आदमी के ऊपर भी, कंपनी के ऊपर भी, कोई भी घपला ना कर सके, आपके अकाउंट से एक पैसा भी कहीं ना चला जाए, ये सारी चीजें। तो सेबी क्या करती है, गाइडलाइंस, एक्सचेंज का काम है सर्किट का, वैसे एक्सचेंज क्या करता है, हर एक स्टॉक के ऊपर सर्किट लगा देता, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, यानी कि जो प्राइस चल रहा है भाई, इससे लोअर सर्किट, जैसे आज प्राइस 100 रुपए किसी स्टॉक का, लोअर सर्किट लगा दिया 80 रुपए, अपर सर्किट लगा दिया 120 रुपए, भाई ना तो 80 रुपए से नीचे प्राइस आज की डेट में ले जा सकता कोई, उससे नीचे नहीं जा सकता, और ना ही 120 से, ताकि ऐसा ना हो वो ऑपरेटर का क्या, वो 100 रुपए की चीज को एकदम से 10 रुपए की बना दे, बाकी तो मर गई ना जनता। तो इसलिए अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाई जाती। खत्म। ये थे आपके टोटल जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, कुछ छूट भी गए हैं जो इसमें पीडीएफ का पार्ट नहीं है, वो आगे हम क्लास के दौरान डिस्कस करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है पूरी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, और इसी पीडीएफ के अंदर अगर कोई करेक्शन है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।